अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में। और आज तो सब जो है ना बड़ा ज़बरदस्त मूड के साथ अपने दिन का आगाज़ कर रहे होंगे और करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ सब का मूड अच्छा है। और ये जो मूड है ना, ये डिपेंड करता है कि आपके पूरे दिन को यही मूड आपका जो है वो ड्राइव करता है। लेकिन आज एक बहुत ज़बरदस्त बात ये हुई कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो आज ट्रैफिक जैम नहीं था, आज बूंदाबांदी हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोड जो है साफ शफाफ नज़र आ रही थी। मैं ये कोरंगी कॉजवे की बात कर रही हूँ और थोड़ी सी बात कर रही हूँ शारा भुट्टो वाले एरिया की ना। तो आज के जो मनाजिर थे ना, आज लग रहा था कि भाई हम कराची नहीं, हम इस्लामाबाद में हैं और बूंदाबांदी हो रही थी। साथ में जो है वो मैं सॉन्ग्स भी सुन रही थी और इन्जॉय भी कर रही थी और शुक्र भी अदा कर रही थी कि कहीं ट्रैफिक जैम नहीं है। और मज़े से आज मैंने कराची की सड़कें बारिश में बहुत ज़्यादा इंजॉय की। अच्छा, कल भी यही रहा ना कि बहुत सारी बारिश होती रही और मुख्तलिफ़ इलाकों में बूंदाबांदी रही। हम लोग सारे ना बहुत ज़्यादा डर गए थे, मतलब मैं, मेरी टीम, हम लोग ये कह रहे थे पता नहीं अगर हैवी रेन हो गई तो कल क्या होगा। और मतलब क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए रोज़ाना लाइव शो करना होता है तो हम यही सोच रहे थे कि हम कैसे पहुँच पाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रेन जो है अभी तो हैवी नहीं हुई। वैसे 9 से लेके 10 तक कह रहे हैं कि हो जाएगी, 8 सितंबर से लेके जो है वो आगे तक अब हैं चांसेस। लेकिन बहुत मज़े का मौसम है, तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है। बाइक वाले जो भाई थे ना, वो भी आज जल्दी में मुझे कहीं नहीं नज़र आए सड़कों पे और बड़े मज़े से वो भी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। बड़े मज़े से वो भी जो है कराची का वेदर इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि जी वो कौन से ऐसे खाने होते हैं, वो कौन से ऐसी बेहतर टिप्स होती हैं जो कि आपको पोस्ट वर्कआउट, यानी कि जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं, आप जिम जा रहे होते हैं या फिर आप अपने लिए वो एक्सरसाइज चुन रहे होते हैं जैसे कि घर की एक्सरसाइज है। अब क्या होता है कि ख़वातीन खाना पका रही हैं, उसके बाद उनको थकन हो जाती है, पट्ठों में दर्द हो जाता है, आटा गूंज रही हैं तो पट्ठे खिंच जाते हैं, मसल्स जो हैं वो उनकी अंदर पेन होता है या फिर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोई वज़न उठा रहे हैं तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, या कोई लंबी वॉक कर रहे हैं तो पाँवों में, पिंडलियों में आपके क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। यानी आपका जो मसल है ना वो वीक हो जाता है। और पोस्ट एक्सरसाइज जो होता है, यानी चाहे आप उसको जिम से कनेक्ट कर लें या आप उसको घर के कामों से कनेक्ट कर लें, क्योंकि लोग ना सिर्फ जिम की बात करते हैं कि जी अगर आप जिम जाते हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप जिम जाते हैं तो फिर आपको इन तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत है। जिम के इक्विवेलेंट वो काम घर का भी है जो ख़वातीन खुद अपने हाथों से करती हैं, जैसे आटा गूंदना, मॉब लगाना, सफाई करना, डस्टिंग करना, बर्तन धोना। इसमें भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है और बहुत सारी ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है क्रैम्प्स की। बहुत सारी ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है कि जब हम छत पे जाते हैं कपड़े सुखाने के लिए तो हमारी टांगों में दर्द हो जाता है। तो उसके लिए ये 5 खाने जो है ना वो आपने अपनी डाइट में शामिल करने हैं। ये आपके पट्ठों को तवानाई देंगे और ये ऐसे खाने भी नहीं है कि इनको आपको बनाना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जो पहले नंबर पर है ना वो है जी वाइट एग। तो आपने क्या करना है कि जो वाइट एग है ना उसको अपनी डाइट में शामिल करना है। और वाइट एग में क्या है जी, वाइट एग आपकी मसल रिकवरी के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज के बाद, घर के कामकाज करने के बाद जब आप थक जाते हैं तो आपको ये वाइट एग का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक रखता है। इसमें अमाइनो एसिड होता है। फिर सेकंड नंबर पर जो फूड है वो है जी पनीर। जी हाँ, पनीर में कैल्शियम भी है और ये स्लो जो है ना वो डाइजेस्ट होता है और आपको लॉन्ग टाइम प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड। और अगर पनीर आप रात में खाते हैं सारे घर के कामकाज करके तो यकीन करें अगले दिन आप मज़े से ज़्यादा अच्छे से कपड़े धो सकते हैं। अच्छा जी, फिर अगर आप जो तीसरे मील की बात करें ना, हम तो तीसरे मील में है जो कि आपको फास्ट रिकवरी देता है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपके क्रैम्प से आपको बचाता है। तो ये जो आपको क्रैम्प से बचा रहे हैं ना, तो ये इसकी वजह से आपके क्रैम्प्स भी नहीं पड़ते पनीर खाने की वजह से। अच्छा, फिर ये जो चौथा आपका फूड है ये है शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज करते हैं या फिर बर्तन धोते हैं या फिर आप अपने घर में जो भी काम करते हैं, ये स्वीट पोटैटो जो है ये इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो कि आपकी स्लो रिलीज़ करते हैं एनर्जी को। इसके अंदर फाइबर है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कर्ड की, यानी दही की बात कर लेते हैं। तो ये जो दही है ना, ये इसके अंदर प्रोटीन है और प्रोबायोटिक्स हैं। ये हाई प्रोटीन, लो फैट और गुड
डाइजेशन के लिए। तो दही का जो इस्तेमाल है वो आँखों के लिए भी बेहतरीन है। ये वो 5 खाने हैं जो कि आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि दही जो है वो भी आपके घर के काम काज जब आप कर रहे होते हैं या जिम कर रहे होते हैं, कार्डियो कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं, घर में झाड़ू पोछे कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो 5 ग़िज़ाएँ हैं ये ख़वातीन ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें और देखें कि उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पट्ठों के लिए, मसल्स के लिए जो है बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ जाते हैं और मौसम तो हमने शुरू में ही आपके साथ में शेयर कर लिया। तो मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, मतला जो है अबर आलूद भी है और साथ साथ रहमत की फुहार भी बरस रही है। तो पूरा दिन आज मौसम कैसा रहेगा, 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने ये मौसम देख के निकलना है। जैसे इस मौसम में अगर किसी ने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है ना, तो भाई वो जा सकता है 11 बजे, क्योंकि 11 बजे मौसम है 29 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 28 सेंटीग्रेड, 1 बजे है 28 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी मौसम जो है वो 27 सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से शेयर करते हैं आपके साथ में माल का हाल। जी हाँ, अब जो माल का हाल है उसका जो हाल है वो तो आपको पता ही है, कभी जो है ये स्टैटिक हो जाता है वहाँ पर, और हमारे पास जो रेट हैं वो हम आपको बताते हैं स्टैटिक कमीशन कराची की जो गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं। अच्छा जी, अब यूके पाउंड जो है वो 377 है, सऊदी रियाल जो है वो 75 है, स्विस फ्रैंक जो है वो 351 है और यूएस डॉलर जो है वो 283 है। अच्छा जी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 187 है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 208 है और यूरो जो है वो 329 है और कुवैती दिनार जो है वो 922 है। और इसके साथ जो है जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मौसम अच्छा है तो ग्रॉसरी करनी होगी, सब्जियां लेनी होंगी और सब्जियों की आज क्या क्या चीज़ें बनेंगी वैसे मैं बताती हूँ। आज लोग भिंडी गोश्त बना सकते हैं, आज लोग पकौड़े बना सकते हैं। टमाटर आ गए जी हमारे पास। अच्छा, टमाटर और आलू का भी कम्बिनेशन हो सकता है। टमाटर है 184 पर। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है जी आलू 63 पर। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है जी 63 पर आलू है। अच्छा, लहसुन जो है 322 पर है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अदरक 460 पर है। अदरक वाली चाय याद आ गई मुझे। गाजर जो है 92 पर है, आँखों के लिए अच्छा है। तुरई जो है 69 पर है। लौकी जो है 92 पर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फूल गोभी जो है वो 92 पर है और फिर खीरा 92 पर है और फिर जी भिंडी जो है 138 पे। इसके बाद आएगा प्याज आएगी, प्याज यस, प्याज जो है वो है जी 58 पर। तो ये सूरत हाल है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। सारे स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि आज हमें पता चलेगा कि किसका रिज़ल्ट आ गया, किसका रिज़ल्ट डिले है और सारा कुछ, लेकिन इस दफ़ा रिज़ल्ट की बात नहीं होने लगी है। इस दफ़ा हम बात कर रहे हैं कि जी महकमा तालीम सिंध ने चंद माह पहले प्राइमरी टीचर्स को हाई स्कूल टीचर्स के ओहदे पर तरक्की देने का हुक्मनामा मंसूख कर दिया और प्राइमरी स्कूल टीचर्स को हाई स्कूल टीचर्स की हैसियत दे दी गई है और तरक्की जो है वो मंसूख हो गई है। अच्छा, ये फैसला जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दायर करदा केस और स्कूल्स एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की हिदायत पर किया गया है। मुताल्लिका टीचर्स को उनके असल ओहदों पर वापस भेजने और फिर उस हवाले से जो उनकी तनख्वाहें दी गई हैं वो भी वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। तो कराची डिवीज़न के तमाम डीईओज को ये मरासला जो है वो जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि जो गोल्ड है उसके क्या प्राइस है और गोल्ड के प्राइस जानना बड़ा ज़रूरी है। किसी ने बेचना होता है, किसी ने ख़रीदना होता है। तो भाई गोल्ड की जो प्राइस है, सोने की कीमतों की है ऊंची उड़ान, यानी कि सोना है कुव्वत ख़रीद से बाहर और आलमी मार्केट में सोना $12 महंगा होकर $3,552 फ़ी औंस की बुलंदतरीन सतह पर चला गया है। 1 तोला सोना 1,200 रुपये महंगा हो गया और 1 तोला सोना नई बुलंदतरीन सतह 3,77,900 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना 1,029 रुपये महंगा होकर 3,23,988 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर कायम है और 1 तोला चांदी की कीमत 4,315 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कुछ पड़ोसी मुल्क से एक खबर। पड़ोस में क्या होता है, यानी भारत की बात हो रही है, तो पड़ोसी मुल्क में क्या होता है, भारत में क्या होता है कि वो लोग हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं और वो कहते हैं जी हर चीज़ में हम तो पाकिस्तान से बेहतर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हर चीज़ में वो हमसे बेहतर नहीं है। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में बेहतर है, जिसमें सबसे पहली चीज़ इंसानियत आती है। हमारे यहाँ कोई छोटा सा भी मसला होता है तो वो उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। अब ये हाल है वहाँ के लॉ स्टूडेंट्स का, जो एक गाड़ी में जा रहे थे और एक लड़की, एक खातून और एक लड़का वहाँ पर मौजूद है और उनका तीसरा दोस्त ही है वो।
और ये लॉ स्टूडेंट्स हैं, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और एक लड़के को 35 थप्पड़ मारे महज इसलिए कि उसने किसी लड़की के बारे में कोई बात की होगी, तो सब मिलके उसको गाड़ी में मार रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स लॉ के, और पूरे इंडिया में इस हवाले से जब ये वीडियो वायरल हुई और ओवरऑल पूरी दुनिया में जब ये वीडियो गई तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। ज़रा देखिए, बात कर लेते हैं मौसम की, और मौसम अच्छा है, बातें भी अच्छी अच्छी हो रही हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि क्लाउड बर्स्ट कैसा होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। तो ज़रा आपको दिखाते हैं अभी ये 2 से 3 दिन पहले का क्लाउड बर्स्ट का नज़ारा कि क्लाउड बर्स्ट कैसा होता है। हियर वी गो। अच्छा जी, ये देखें, ये है जी क्लाउड बर्स्ट, और ये इस्लामाबाद का एरिया है जहाँ पर हुआ है क्लाउड बर्स्ट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या है, क्या एक जगह पर होता है? जी बिल्कुल, बाकी आसमान देखें आप, बिल्कुल साफ़ है, बाकी आसमान बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये जो मनाजिर जहाँ जहाँ देखे गए बेइंतहा वायरल हुए, और ये देखने में तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब ये क्लाउड बर्स्ट की सूरत अख्तियार करता है, यानी कि जब ये फटता है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यही वो सूरत हाल है जो अनएक्सपेक्टेडली किसी भी एरिया में, जो उधर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ सैलाब की सूरत हाल थी या बारिश की सूरत हाल थी, तो ये सूरत हाल हो जाती है। लेकिन आप ये देखें, देखने में फ़िलहाल ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, ये कहलाता है जी क्लाउड बर्स्ट, जो कि आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव, ये वो मनाजिर जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट के बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं ना, इस वीडियो पे इनके बड़े सारे कमेंट्स भी हैं, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है इनको। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो, मेरी अपनी फ्रेंड्स भी पूछ रही थी कि अगर हम वहाँ पर जाएँ तो क्या हम यहाँ बैठेंगे, मतलब अगर हमें कोई कहे भी, मेरे ख्याल में मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मैं ये वाला जो है एडवेंचर नहीं करूँगी। लेकिन लोग इस तरह का एडवेंचर करते हैं, और सुंबुल जो है ये बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की शौकीन है, ये घूमती फिरती भी रहती है, और इनकी जो ये ट्रैवलिंग की वीडियोज़ है ये बहुत पसंद की जाती है। चले जी, ये तो हमने आपके साथ में शेयर किया कि क्या हो रहा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, लेकिन अब कुछ खबरें भी तो आपके साथ में शेयर करनी है कि टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। उसके लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है, CBU पे क्या हो रहा है। और ऐसे नहीं चले जाना आपने CBU, क्योंकि अब वहाँ पर भी चोरी हो रही है और डकैत आ गए। स्टे विद अस। वेलकम बैक, न्यूज सेशन में खुशामदीद। और मौसम है सुहाना, और कराची का मौसम औसम है, और अगर मौसम औसम है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको ना बताएं कि जी क्या सूरत हाल है। ज्वाइन किया हमें रमशा ने, और वो बताएंगी हमें कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है मौसम की। रमशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आज तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है रमशा। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मौसम जो है वो बड़ा ही औसम हो चुका है। कराची का हब्स की एक कैफियत थी गुज़िश्ता 2 रोज़ से, लेकिन कल से जो है वो कराची का मौसम बड़ा ही खुशगवार हो चुका है। और सुबह सवेरे भी तकरीबन फजर के वक्त जो है वो कराची के इलाकों में बारिश हुई। PIB कॉलोनी, हसन स्क्वायर की बात कर लें, कयूमाबाद, बलोच कॉलोनी, कोरंगी में जो है वो हल्की बारिश हुई। लेकिन इम्कान ये कि कराची में मज़ीद बारिश भी आज हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची में 10 सितंबर तक जो है ये बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहेगा, और इस दौरान तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक की बारिश भी होगी। इस वक्त अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत तो इस वक्त 28 डिग्री है, जबकि इम्कान है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री तक जाएगा, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 तक रहेगा, क्योंकि इम्कान ये कि रात गए बारिश हो जाएगी। इस दौरान दर्जा हरारत भी जो है वो कम हो जाएगा, और ये मूसलाधार बारिश का इम्कान जो है महकमा मौसमियात की जानिब से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में एहतियात भी बरतें। जो लोग बाहर है वो जो है वो घरों की जानिब जो है कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी जो है वो बाहर ना रहें, घरों की जानिब जाए, क्योंकि ये मूसलाधार बारिश है। फिर ये होता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त हवाएं चल रही हैं जुनूब मगरिब सम से, और हवाओं की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फ़ी घंटा है। हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो 80% से ज़ायद है, लेकिन मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। इम्कान ये कि रात गए कराची में मूसलाधार बारिश होगी, और बारिश का ये सिलसिला जो है वो 10 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगा। सही। अच्छा, आज सुबह के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि बूंदाबांदी भी हो रही थी, और शहर कायद में लोग बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे। आई एम श्योर कि जब आप ऑफिस आ रही होंगी तो आपने भी बड़ा एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा बताएं, हमारे साथ शेयर करें क्या क्या मनाजिर देखे आपने। जी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि कराची में ज़्यादा बारिशें होती नहीं है, और जब बारिशें होती हैं तो शहरी इसको बड़ा ही खूब इंजॉय करते हैं। देखते हैं कि हम CBU पर भी शहरियों का रश होता है, और हमने देखा कि पार्क्स में भी लोग जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सुबह सवेरे भी बूंदाबांदी हुई, और ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि बूंदाबांदी के साथ साथ पहले उससे बारिश भी हुई तकरीबन 5 बजे के दौरान। सुरजानी में बात कर लें तो सुरजानी में भी अच्छी खासी बारिश हुई। कोरंगी में भी अब दादोशुमार जारी कर दिए कि 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कह सकते हैं कि मौसम खुशगवार है, और सुबह सवेरे जो बूंदाबांदी हुई है तो उससे मौसम और जो है वो खुशगवार हो गया।
लेकिन मज़ीद जो है वो खुशगवार होगा। शहरी इसका इंतज़ार करें और बड़े ही इंजॉय करने के लिए भी शहरी जो है वो बेताब है, क्योंकि कराची में ऐसा मौसम जो है वो किस्मत से मिलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरमशा अपडेट करने के लिए। मौसम के हवाले से ओवरऑल बताया आपने कि क्या मौसम और अभी क्या सिचुएशन है मौसम की। तो भाई ये जो मौसम है ना, इस मौसम का इंतज़ार कराची वालों को रहता है। ये परफेक्ट टाइम है, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ट्रैफिक भी जैम नहीं है, पानी भी नहीं भरा हुआ, आप लोग जाके बाहर अच्छे से नाश्ता कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं। और सी व्यू नहीं, सी व्यू आपने नहीं जाना, और इसलिए नहीं जाना कि सी व्यू पर है जी दफ़ा 144 नाफिज, और सी व्यू पर अब क्या हो रहा है कि चोरियां भी हो रही हैं। सी व्यू पर अब क्या हो रहा है कि वो जो मनचले नौजवान है ना, वो अपनी जानों से भी हाथ धो रहे हैं। तो इस हवाले से करेंगे बात। और न्यूज़ सेशन में इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई भी मौजूद हैं और उसामा भी मौजूद है। अच्छा अशरफ भाई, जिस तरीके से अभी हम मौसम की बात कर रहे थे, तो क्या होता है कि अभी आपने खुशी की खबर शेयर की और फ़ौरन से आपको याद आया नहीं आप सी व्यू कैसे जा सकते हैं, नहीं वहाँ पर तो दफ़ा 144 नाफिज है। ऑब्वियसली वो तो एक एटमॉस्फेयर है, उसके हवाले से उन्होंने की हुई है आवाम की सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर आप वैसे भी जाना चाहें तो आप वैसे भी नहीं जा सकते अब, क्योंकि वहाँ पे हो रही हैं चोरियाँ भी और पुलिस पकड़ भी रही है चोरों को। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि सारे चोर ख़त्म हो गए होंगे। ये ज़रा क्या इनसाइड स्टोरी है, ज़रा बताइएगा अशरफ भाई कि सी व्यू पे अब चोरियाँ भी हो रही। जी सबा, अगर देखें ना कराची का मौसम जब भी औसम होता है तो लोग जो है सी व्यू जाते हैं, फिर आपके हॉक्सवे जाते हैं, कैनप जाते हैं, मुख्तलिफ जगहें, क्योंकि समुंदर का मज़ा ही कुछ और होता है। तो वहाँ पे अगर देखें तो बड़ी तादाद में जो मनचले जिसे बोलते हैं ना, तो गैर मकामी लोग जिसमें बहुत सारे हैं, जैसे कराची के शहरीन व आवाम जो है अपनी घर वालों के साथ जाते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि गैर मुकामी लोग यानी अगवानी और ये सारे आके वहाँ पे बदतमीज़ी फैमिली के साथ करते हैं, वो ज़्यादा बढ़ गया है। उसके साथ साथ देखें तो चोरी चकारी, जैसे कि आपने गाड़ी खड़ी करके गए, आप आगे समुंदर में चले गए तो पीछे से बैटरी चोरी हो गई। फिर जो आप जा रहे हैं तो 4-5 लोग आ जाते हैं तो पीछे और से गलती से अगर आप जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और अपना मोबाइल फ़ोन ले गए, सेल फोन ले गए, तो चोर आ जाते हैं और चुरा के ले जाते हैं। गुंजान आबादी वाला शहर है और इस शहर की आबादी 2 करोड़ बोली जाती है। लेकिन अगर अनऑफिशियल देखें, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, 7 इंडस्ट्री जोन्स हो, माहिरीन वो कहते हैं 3 करोड़ की आबादी। अब ये तो कंसर्न है कि जहाँ आबादी बढ़ती है गैर मुकामी लोग बढ़ते हैं तो ऐसी सूरत हाल होती है। मगर मैं बताऊँ यहाँ पे जो मौसम की हम बात कर रहे थे, मैं भी वो देख रहा था, महकमा मौसमियात ने दिया है कल रात से अब तक यानी सुबह तक जो बरसात हुई है तो कहाँ हुई है, तो 8 मिलीमीटर 8 मामूली जो है, और वो हुई है कोरंगी में सबसे ज़्यादा, ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 2.6 हुई है, जिना टर्मिनल में 3 हुई है, ऐसी 3-4 मिलीमीटर हुई है। तो समझ लें हल्की बारिश हुई है, कहीं शुरू में तेज़ हुई थी। अब ये है कि जो महकमा मौसमियात ने कहा है कि 10 सितंबर तक, आज और कल का है कि पेस बहुत तेज़ होगा हवाओं के साथ, जैसे रिमशा भी बता रही थी। तो ये इस वक्त अपील यही करेंगे हम सिटी 21 न्यूज़ की जाने से, बिला ज़रूरत ना निकलें और ख़ास तौर से पैनिक ना हो, क्योंकि इस कराची शहर में होता है जब बरसात होती है, ख़ास तौर से शहर फैसल आपका मेन आर्टरी है जो पूरे शहर को हर जगह से मिलाती है, तो बड़ी तादाद में लोग जो है ना रोड पे आ जाते हैं। और जब पानी मिलता है तो आपको पता है बचने के लिए अगर आप शहर फैसल पे स्ट्रेट चलते रहें ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो फ्लो देख के जब फास्ट ट्रैक में आते हैं तो सारा ट्रैफिक आके बॉटल नेक हो जाता है, तो ट्रैफिक जैम होता है और उसके बाद पब्लिक फंसती है। फिर क्या हुआ, इस देर में जो है पानी जमा होना शुरू हो जाता है, तो फिर माशाल्लाह से बाइकें गाड़ियाँ डूब जाती हैं। तो इस वक्त कंसर्न है कि आज होगी बारिश, जैसे महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, लेकिन सेफ्टी के साथ अगर आप देखते हैं तेज़ हो रही है तो टाइमिंग से निकलें और कोई पैनिक ना करें। टाइमिंग से निकलें और कोई पैनिक ना करें। चलिए जी, रेन के हवाले से हम कितने प्रिपेयर हैं और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस पर, लेकिन अभी एक स्टोरी जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो हम सी व्यू का जिक्र कर रहे हैं। कल भी ये हुआ है कि एक नौजवान जो है वो सी व्यू पर था, उसे अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और वो वहाँ पर डूब गया और अभी तक उसकी लाश जो है वो नहीं मिल सकी है। मतलब इस तरह के वाक़यात पै दर पै सामने आते हैं, पता नहीं है किसकी नेग्लिजेंस होती है। पेरेंट्स को पता है कि नहीं पता है कि दफ़ा 144 नाफिज है, पेरेंट्स को पता है कि नहीं पता है कि वहाँ पर क्या हालात होते हैं। तो ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं, ये उस टाइम के मनाजिर हैं और ये वो लड़का है, ये वो बंदा है, ये वो नौजवान है जो कि नाहक अपनी जान से गया है। उसामा हमारे साथ है। उसामा, वेलकम टू द शो। उसामा, ये इस तरह की जब खबरें आती हैं ना, तो ये खबर के बाद, हर खबर के बाद दिल ये कहते हैं कि पेरेंट्स को नहीं पता था, उन्होंने क्यों जाने दिया होगा। एक आम इंसान ये सोच रहा होता है, लेकिन फिर वहाँ पर जो मौजूद इंतज़ामिया होती है वो कैसे इनको आगे तक पहुँचने देती है, ये नहीं समझ में आया। सबसे पहले तो आप इस नौजवान के बारे में बताएं
कि ये नौजवान मतलब कब गया था, क्या स्टोरी है ओवरऑल, फिर हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। सबा बहुत शुक्रिया पहले तो अपने शो में बुलाया। जी, और पहले ये है कि देखें अफसोसनाक वाकया है। नौजवान जो है ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 का रिहायशी था, 18 साल नौजवान है, अली हैदर इसका नाम है। गुलशन कॉलेज का तालिब इल्म है, फर्स्ट ईयर में तालिब इल्म था, अभी निजी मैट्रिक इसने किया था, एक साल कबल ही फर्स्ट ईयर में तालिब इल्म था। कल जो है वो अपने 4-5 दोस्त ये मिलकर कार इन्होंने बुक करी है और उसमें ये गए हैं। हॉक्स पे का साहिल है, साइंस पिट का मकाम है, जहाँ ये तकरीबन 5 बजे यहाँ से निकले, वहाँ कुछ पहुँचे हैं और नहा रहे थे कि 7 बजे का वक्त था। अचानक कुछ नौजवान, मैं गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पे गया भी था, जब उनके दोस्तों से बात हुई, जी बिल्कुल, जब उनके दोस्तों से बात हुई जो उनके साथ मौजूद थे, तो उनका ये बताना था 7 बजे का वक्त था कि हम लोग नहा रहे थे कि अचानक पानी तेज़ हुआ। फिर उसके दौरान जो है वो अली हैदर और उसका एक और जो नौजवान था वो भी डूबने लगे, तो इन्होंने बचाने की कोशिश की। और वो नौजवान बता रहा था कि ना सिर्फ वो थे बल्कि और भी दीगर जो फैमिलीज थी, सारे हट्स वहाँ पर बुक थे और लोग तकरीबन 5-6 बजे वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि संडे का रोज था। तमाम लोग अपनी फैमिलीज के साथ पिकनिक्स मनाने के लिए आए हुए थे, तो ये उस वक्त डूबा है। फिर उसके बाद जब फौरी तौर पर उसके दोस्त ने रेस्क्यू को कॉल की है, तो रेस्क्यू आपको पता है हॉक्स पे के साइड है, रेस्क्यू वाले दूर थे, उनको तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ पर लगा है। उसका जो दोस्त है फजल, उससे मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि तकरीबन हम आधे घंटे तक उसको अली हैदर को देखते रहे कि वो पानी में डूब रहा था, लेकिन वो जो ये सब लोग, ये सारे फ्रेंड्स एक साथ थे जब ये डूबा है अली हैदर? जी बिल्कुल, ये आगे एक साथ ही थे और थोड़ा सा 2 जो फ्रेंड थे वो डूब रहे थे, लेकिन एक जो है वो कोशिश करके पानी के साथ आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक वजूहात बताता चलूँ। देखिए ज़्यादातर ये हॉक्स बे के साहिल हो गए, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, एक साइंस पिट है, टर्टल बीच है, फिश पॉइंट्स है, ब्लू नीलम पॉइंट्स है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स है, लेकिन जो ज़्यादा हादसा पेश आते हैं ना वो साइंस पिट के मकाम पर पेश आते हैं। अगर आप इसका रेशो निकालेंगी तो तकरीबन 40 से 50% जो डूबने के वाकयात हैं वो साइंस पिट के मकाम पर पेश आते हैं। ये जो अली हैदर डूबा है वो भी साइंस पिट के मकाम पर डूबा है। उसकी एक वजूहात ये है कि साइंस पिट के मकाम पर जब कल भी मैं गया तो दीगर मकामात पर ये है कि वहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह हैं, आप साहिल के साइड पर होकर एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं, लेकिन जो साइंस पिट का मकाम है वहाँ पर ये कि सारी जो ज़मीन है वो सिर्फ रेतीली ज़मीन है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो साइंस पिट है वहाँ पर इस तरह के डूबने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे उतनी रेतीली ज़मीन नहीं है, वो बिल्कुल एक रेतीली ज़मीन है। बिल्कुल, अच्छा, रेतीली ज़मीन है, तो उस वजह से ये वाक़यात, उस वजह से। और फिर जब थोड़ा सा पानी जब हम आगे जाते हैं तो वो डाउन टू अर्थ है, जैसे पानी जाएंगे तो अगर इंसान थोड़ा सा डूबता तो बिल्कुल ही पानी उसको खींच लेता है। क्योंकि देखें वो जैसे वहाँ जाते हैं ना तो वो ढलान बहुत ज़्यादा है, यानी आप फीट है तो अचानक से 4 फीट, फिर 5 फीट, तो जब आप पानी में जाते हैं ना, पानी क्योंकि खारा होता है तो आप सरवाइव करना मुश्किल होता है, तो उसमें जब सांस होती तो जब आप जिस्म को छोड़ते हैं ना, वो पानी आपको वापस ले जाता है। सही। तो उसामा, फिर इसकी फैमिली से क्या पता चल सका और क्या कुछ आपको मालूमात हासिल हुई? बिल्कुल, देखें फैमिली से हमारे चाचू वगैरह थे, इनकी वालिदा बहुत रो रही थी वहाँ पर, उनको एक साइड में हट पर ले गया था क्योंकि जैसे वो एम्बुलेंस देख रही थी, उनका ये सबसे बड़ा बेटा था। उनके वालिद बताया जाता वकील हैं और बेटा स्कूल कॉलेज में अभी गया था। फैमिलीज बहुत रो रही थी। कल तक जो है वो लाश नहीं मिली थी, बल्कि अभी तक भी कहा जा रहा था कि फजर के वक्त या सुबह 11 बजे तक अभी तक भी ताहाल लाश नहीं मिली क्योंकि मौसम ऐसा है और रेस्क्यू वाले जो हैं वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि समंदर में तुग़यानी है। और रेस्क्यू वाले ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। अशरफ भाई, अब ये जो पूरी जो है न्यूज़ जो इनसाइड स्टोरी बताई है उसामा ने, आपको क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी है? ये वहाँ तक पहुँच कैसे जाते हैं जबकि दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि SOP का कहा गया है कि जी जो CVO की साइड है वहाँ जाने से लोग जो है वो गुरेज करें, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि एक तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, फिर इसके ऊपर दफ़ा 144 नाफिज होती है, फिर पेरेंट्स भी कैसे अलाउ कर देते हैं कि वो अपने बच्चों को ये कहते हैं ठीक है जी मना है लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं। और फिर जब ये इस तरह के हादसे होते हैं तो अब उसमें जो जिस तरह से बताया उसामा ने कि रेस्क्यू टीम देर से पहुंची वहाँ पे, तो रेस्क्यू टीम जो है फिर वही अलर्ट हो जाए वहाँ पे। इस हवाले से करेंगे बात, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि जी दफ़ा 144 नाफिज है लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। और फिर अभी दरक्षा पुलिस का एक कारनामा सामने आया है जिसमें उन्होंने CVO पर जो है एक चोर जो है उसको पकड़ा है, अवाम ने बड़ी शाबाशी दी है। तो जब हमारी पुलिस इस तरह के अच्छे काम करती है ना, और खुसूसी उन जगहों पर जहाँ पर लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। जी अशरफ भाई, मैं चाहूँगी इन दोनों न्यूज़ के ऊपर आप कमेंट करें और बताएं कि ये ओवरऑल जो है सिनेरियो क्या है और पुलिस की जो कारकर्दगी है उनको अप्रिशिएट किया है पुलिस ने। मुकामी वहाँ की जो करीब की जो पुलिस थी, उन्होंने दरक्षा पुलिस, उन्होंने पकड़ के दिया है भाई चोर। बड़ी हैरान कुन बात है, पकड़ लिया उन्होंने। यहाँ तो पिकेट लगा के खड़े होते हैं तो मैंने ऐसे ही पूछता हूँ, मैंने कहा कि भाई आप खड़े में आज तक पकड़ा है किसी को? अब खैर पकड़ लिया, अच्छी बात है।
शाबाश के मुस्तहिक हैं। लेकिन जो सिचुएशन देखे ना, जो मैंने आपको बताया कि जब ऐसा मौसम हो, कराची का मौसम हो जाए तो किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो दफ़ा 144 भी देखें तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं सी व्यू क्या हर जगह पे पहुंच जाते हैं। और संडे वाले दिन तो संडा फंडा पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, आपके सारे पार्कों में रश होता है। फिर वही बताऊंगा, जो इस वक्त इस शहर का सबसे बड़ा मसला ये है ना, आबादी और गैर मुकामी जिसे बोलते हैं कि अगवानी भी हों, बहुत सारे हों, वो सारे आके शहर में जो पिकनिक के पॉइंट होते हैं जहाँ फैमिली जाती है, वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं ना। सही। अब इसको जो है जो सिचुएशन देखें तो हम ओवरऑल सिचुएशन के मौसम अगर औसम हो रहा है, फैमिली इंजॉय करने गई है तो लोगों को कंट्रोल रहना चाहिए। और जैसे सी व्यू हो गया, क्योंकि अगर हम देखें साहिली पट्टी, जैसे उसामा बता रहे थे कि यहाँ पे एक मुकाम पे बहुत ज़्यादा हादसा हुए या वो, तो कराची में अगर देखें साहिली पट्टी बहुत बड़ी है। अगर हम देखें कि अगर आप हॉक्सवे लें, फिर सनस्पिट देखें, फिर इधर आए आपका टर्टल बीच आता है, फिर मनोड़ा आता है, फिर आप आगे आ जाएं तो करते करते ये पूरा पट्टी आते हुए सी व्यू तक आती है ना, जो कि 2 दरिया तक जाती है। पूरा ये साहिली पट्टी जिसमें आपका KPT भी आता है, यही साहिली पट्टी जारी होती है पोर्ट कासिम तक, जो कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी वहाँ पे दूसरा पोर्ट है। तो बहुत बड़ी साहिली पट्टी है। अब इसको जो कंट्रोल करना है ना, तो आप ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ लोग पहुँच जाते हैं। हम तो दफ़ा 144 का रो रहे होते हैं कि भाई लगी हुई है, लोग कैसे पहुँचे। हम बताएं हब की तरफ जाते हैं तो विंदर के पास जो शिप ब्रेकिंग है, वहाँ पे भी फैमिलियाँ पहुँची हुई होती हैं। जब ऐसा मौसम होता है तो आप रोक नहीं सकते, सिंपल सी बात है। चलिए, आप ये कह रहे हैं ना रोक नहीं सकते, लेकिन फिर इंतज़ामिया को जब पता है, कराची हाइट्स का मूड पता है, कराची हाइट्स के बारे में पता है कि भाई वो रुकेंगे नहीं, तो फिर वहाँ पर ही इंतज़ाम बेहतर कर लें। फिर रेस्क्यू की टीम्स को इंस्टेंटली ऐसे पॉइंट्स पे खड़े कर लें जहाँ पर उनको नज़र आता है कि रश है। अब ये जो वाक़या जहाँ पर हुआ है ना, वहाँ पर ऑलरेडी और भी लोग आए हुए थे जो हट में मौजूद थे, और भी वहाँ पर लोग मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि कोई समंदर के किनारे जो है वो 4 लड़के गए और आंखों से ओझल हो गए। जब ये जाते हैं तो ऑब्वियसली जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ से गुजरते हुए जाते हैं, इनकी एंट्री होती होगी ना कि आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इंसान पता कर लेता है कि भाई अगर ठीक है, रुकना ही नहीं है, मंचलों ने जाना ही है, और मतलब मौसम का मज़ा जो है वो सिर्फ सी व्यू पर ही जाके जो है ना वो इंजॉय करना है, तो फिर कोई अरेंजमेंट भी कर लें। देखिए सबा, रेस्क्यू की जो टीमें हैं, तो मेरा ये सवाल बनता है कितनी हैं। ठीक है, अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, आप जाके देखें गाड़ियों की लाइनें लगी हुई होती हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आए हैं तो रेस्क्यू की टीम, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा इदारे हैं जहाँ पे वो लोग रखते हैं कि ट्रेन, वो मुकामी लोग जो है मछेरे चैम्पियन है, वो आपको पता है तेज़ दरिया में कुछ हमने देखा है जी। जब मैंने जब किया था पुराने मतलब के फॉर्मर हमारे जो चैनल था उसमें, तो जब हमें पता चला तो हम सबको मूव करते थे। जब हम पहुँचे थे तो हमने देखा कि उसको आवाज़ आई कि वो बंदा ना नज़र आया कि कोई है। वो तैराक था जी। एक तो मछेरा जी। तैराक, जब उसका इंटरव्यू किया था हमने तो वो मुकामी था। अब ये भी अगर करें ना तो वहाँ पे वो माहिर तैराक हो, मुकामी हो, उसको पता है एरिया का ना कैसे जाना है। अब नए बंदे को छोड़ देंगे, वो नहीं कर सकेगा। उसने हमें बताया था, एजुकेट किया था उस बंदे ने, हालांकि वो तालीमी याफ्ता नहीं था। उसने कहा देखें ये मेरी जगह है, मुझे पता है कहाँ गड़ा है, कहाँ पत्थर है और उसको कहाँ से पकड़ना है। सही। तो वो और गहरे पानी में जाके उसने उसको पकड़ा था। मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लगा? तो अब वो उसकी ट्रिक थी, उसको उस इलाके का पता था, मछेरा था तो मछलियाँ पकड़ता था, उसको इलाके का पता था कहाँ गहराई है, कहाँ पत्थर है। कह रहे जब बंदा जाता है पानी में, जब वो पानी अपनी तरफ खींचता है, देखा होगा समुद्र पे पानी आता है वापस लेके जाता है। जब वापस लेके जाता है तो उस वक्त आपको जब भंवर में लेता है तो फिर बंदा छोड़ देता है अपने आप को। अगर आप हाथ पांव मारते रहें तो आप बच सकते हैं। तो उसने ये बताया कि मैं ऊपर से गया उसको नीचे जाके, ताकि वो जब जाता है तो पत्थर वगैरह उसको लग जाते तो नींद बेहोश हो जाता है, उसके बाद वो बिल्कुल स्टिल्ट हो जाता है ना। तो उसने हमें आइडिया दिया था। अब ये जो आपके इदारे हैं ना, आप ये बताएं जैसे उसामा गए वहाँ पे, इनसे पूछें वहाँ उसके बाद कितने लोगों एक ही जगह पे सारे वो तैराक जमा हो गए। होता है हमारे, अगर आपके यहाँ कोई हादसा हो जाए 50 मोबाइल एम्बुलेंस आना आके खड़ी हो जाएंगी। मतलब ऐसा ना करें, 2 बंदे जख्मी हुए हैं और वो 50 एम्बुलेंस आ गई, 2 बंदों को ले जाओ यार, ख़त्म करो। अब वो इतना पैनिक फैलाते हैं। अब वो जो इतनी बड़ी तादाद में हॉक्सवे, सनस्पिट और ये पूरे एरिया में लोग होंगे, और वो सिर्फ उसी की पॉइंट पे, अगर ये उसामा से आप पूछें तो बताएंगे उसी की पॉइंट पे पूरी पब्लिक जमा होगी। मेन ये है कि हर पॉइंट पे अगर ये टीम बनाए ना 5-5 की, थोड़ी दूर पे जो रेस्क्यू वाला बंदा बैठा हुआ और वो देख रहा हो कि भाई पानी चढ़ा हुआ है, क्या है, आप फैमिली को बताएं। वो न मगर वहाँ जाएं, आपको 1 किलोमीटर की रेडियस एक बंदा नज़र आएगा, वो भी उसको चाय भी पीनी है,
उसको सही। कुछ खाना भी बिल्कुल है। यही सिचुएशन है ना कि हम लोगों के पास जो रेस्क्यू टीम्स है वो भी अगर आप देखें तो उस तरीके से नहीं है कि वो इतनी बड़ी जो सीवीयू की बेल्ट है और इतना हुजूम जो सीवीयू चले जाता है। बात सारी ये है कि अपने घरों में अपने बच्चों को आपस में ये कम से कम अवेयरनेस दें कि ये मौसम जो है ये औसम तो है, लेकिन लहरें जो हैं वो बेरहम होती हैं। लहरें जो हैं वो ये नहीं जानती कि आप कराची के शहरी एंजॉय करने आए, वो बेरहम है तो वो बेरहम है। अगर उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है तो एहतियात करें, लेकिन लोग एहतियात नहीं करते। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि महंगाई के मारे आवाम जो है उनके ऊपर एक और क्या पहाड़ गिरा है महंगाई का, और वो क्यों बेचारे परेशान हो रहे हैं। इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं कि महंगाई के मारे सताए हुए अवाम कहाँ जाएं। मतलब एक तो लोगों को 2 वक्त की रोटी 2 वक्त का खाना अपने घरों में बनाना मुश्किल है, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जी आटा महंगा हो गया है। तो आटा महंगा होने के बाद तो समझिए कि अवाम किस तरीके से रिएक्ट करिए, अवाम क्या कह रहे हैं उसामा से जानते हैं। उसामा, आप क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग में होते हैं तो आपको बहुत सारे रिएक्शंस भी पता चलते हैं अवाम के, क्या कह रहे हैं लोग इस महंगाई के बाद, आटा महंगा होने पे क्या तासुर आते हैं लोगों के? देखें, आटा जो महंगा हुआ है ना, सिर्फ आटा बल्कि दीगर चीजें भी महंगी हो गई। आटा बल्कि बहुत ज्यादा, तकरीबन 20 से 30 रुपए किलो फी महंगा हुआ है। अवाम इसमें जो सबसे ज्यादा मुतासर होता है वो एक सैलरी जो तबका होता है, सैलरी पर्सन, वो तब मुतासर होता है क्योंकि उसकी सैलरी तो महीने के एंड पर वही आनी है। अब उसने जो अपना बजट बनाया हुआ है कि मुझे 5000 का आटा खरीदना है, 6000 का आटा, वो जब उसका 7 से 8000 पे चला जाएगा तो उसका सारा बजट आउट हो जाता है। वो बिल्कुल डिप्रेस है, वो बुरा भला कहता है, हुक्मरानों से अपील करता है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि सैलाब आ गया, सब्जियां, ईच एंड एवरीथिंग, आटा महंगा हुआ है उससे अब रोटी महंगी होगी, दीगर चीजें, फिर ट्रांसपोर्ट है, ईच एंड एवरीथिंग, आप हर चीज को उठाकर देख लें, तमाम ही चीजें महंगी हो रही हैं। सिर्फ जो मुतासर हो रहा है वो गरीब तबका हो रहा है, जो कि सैलरी क्लास पर्सन है, क्योंकि जिनका कारोबार है, अगर उनके पास जो है वो तो दीगर चीजें मैनेज कर लेंगे। अगर उनको पीछे से आटा महंगा मिल रहा है तो वो आगे महंगा करके आटा देंगे। तो यही ताजिर भी यही कहते हैं कि हमें पीछे से आटा महंगा मिल रहा है। जब पीछे से सवाल करो तो वो कहते हैं कि सैलाब आया हुआ है, गंदम नहीं आई, उसकी फसल तबाह हो गई है, पीछे से ट्रांसपोर्ट का इशू है, तो बहुत ज्यादा अच्छा उसामा, ये ना वर्ड अब बहुत कॉमन हो गया है। आप कहीं शॉपिंग भी करने जा रहे हैं, यानी कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना, तो आपको जो शॉपकीपर है वो ये कहता है भाई हमें तो पीछे से ही चीज़ें इतनी महंगी मिल रही हैं तो हम तो खुद नुकसान में जा रहे हैं, और ये भी जो हम दे रहे हैं ये तो बड़ा एहसान है आवाम के ऊपर कि हम ये इस तरह का एहसान कर रहे हैं। आप अवाम से मिलते हैं, अवाम के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं, अवाम कहीं आपको इस मूड में नज़र आते हैं कि भाई हम एहतजाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हम इतना महंगा आटा नहीं खरीद सकते? क्योंकि हम क्या होता है कि हम अवाम महंगाई के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन न कभी एहतजाज करते, न कभी इस हवाले से प्रोटेस्ट करते कि अपना एहतजाज बाकायदा रिकॉर्ड करा लें कि नहीं ले सकते अवाम इतना महंगा आटा। देखिए, आवाम तो एहतजाज की जानिब इस वजह से तो नहीं जाते, काफी सालों से हमने देखा है। लेकिन जो आपने उसकी बात की कि शॉपकीपर्स शॉपकीपर्स बेसिकली जो बुनियादी जो बीच का तबका होता है वो तो शायद गालिबन सही कहता है, लेकिन इसमें एक वो अंदाज आते हैं, बड़े जो ताजिर होते हैं वो जखीरा अंदोजों की तरफ जो वहाँ पर अब जब गंदम पीछे से आ रही है, इसमें जो है वो मुख्तलिफ लोग ऐसे होंगे जो आटे को भी स्टोर कर रहे होंगे, गंदम को भी स्टोर कर रहे होंगे, दीगर जो सब्जियां हैं, जो बड़े मालिकान हैं, बड़े ताजिर हैं, वो स्टॉक करके उसको जो है वो महंगे दामों में फरोख्त करते हैं। उसकी वजह से जो है वो जखीरा अंदोजी की वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो महंगाई का तूफान भी आता है। वरना सैलाब अभी आया है, ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ मकामात पे सारी फसलें तबाह हो गई हैं, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन आपने देखा कि फौरी तौर पर आटा महंगा हो गया है, दीगर सब्जियां महंगी हो गई हैं। अभी जब सैलाब सिंध की तरफ आएगा मजीद, जब गुड्डू बैराज नहीं, तो जब सैलाब नहीं भी आता उसामा तब भी तो चीजें महंगी होती है, तब कौन सा जो है ना लॉजिक होती है? ये तो चले अब एक उन्होंने लॉजिक बना दिया ना कि जी गंदम का मसला हो गया, ये वाला मसला हो गया। जब ये सूरत हाल नहीं होती, आम हालात में, आम दिनों में भी चीज़ें बहुत महंगी होती है ना। आम हालात में वो फिर ये लॉजिक आती है उनकी जानिब से कि पेट्रोल महंगा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा महंगा होता है, फिर ट्रांसपोर्ट का महंगा होता है, तो दीगर चीज़ें आपको पता सब चीज़ें ऑलरेडी मतलब महंगाई करने के लिए या महंगाई का जो जस्टिफिकेशन है वो देने के लिए सब चीज़ें जो है ना वो रेडी रखी हुई हैं। कभी पेट्रोल का बहाना हो जाता है, कभी सैलाब का बहाना हो जाता है। अशरफ भाई, ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? अब आप बताएं, जिस बंदे की उतनी तनख्वाह नहीं है, जो शख्स मतलब पता नहीं कैसे 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर रहा है, कैसे आवाम जो है कि मतलब सिसक के अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, अब आटा महंगा कर दिया, LPG महंगी कर दी, छोटी छोटी वो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की महंगी कर दी। अब जिस शख्स की तनख्वाह है वो कैसे ये खर्चे मैनेज करे? भाई ताजिर को मैं आपको बोलूँ ना, बहुत अफसोस से कहता हूँ कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। होल्ड करके सारा करते। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 2 हफ्ते से गंदम के ऊपर दे रहा था और उसमें कैटेगोरिकली क्लियर किया था
कि गंदम की कोई किल्लत नहीं है। गंदम पूरे मुल्क में 3 करोड़ 32 लाख मेट्रिक टन है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हम बराबर हैं, हमें कोई किल्लत नहीं है। सही। और इसके जो होल्डिंग जो हैं ये सारे माशाल्लाह से जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जी जी, इन्होंने होल्डिंग की है। और बीच में आड़ती थे। 35 रुपए किलो गंदम महंगी हुई, आटे की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। 35 रुपए गंदम जो है 65 रुपए से 100 रुपये 95 रुपये आई है, या 60 रुपए से 95 रुपये आई है। जब आप गंदम में आपको दूंगा 95 रुपये का, फिर आप ले जाके पीसेंगे, बिजली खर्च होगी, बंदा लगेगा, वो लगेगा, तो कितने का होगा वो? जाहिर है। ठीक है, खर्चा है ना। 95 पे आप 15-20 रुपए डालें तो चला गया पर केजी। अब मसला ये है कि ये जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल सी ये है कि KPK से कराची तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं रुकी है। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, कोई गुड ट्रांसपोर्टर किसी की गाड़ी नहीं रुकी है। ये पूरा मैं सबसे इन टच में हूँ, कोई सप्लाई चेन नहीं टूटी है। तो ये जो अभी जिस तरह सामने बताया कि कहा जा रहा है जी सैलाब आ गया तो ये मसला देखिए हो सैलाब गया, जो है ये ना, हो गया, तो ये मसला हो गया। गांव देहात और वो जो दरिया के साथ था ना, हाँ। उसके साथ आया। लेकिन आपका इस दफ़ा सैलाब में कहीं भी कोई भी मोटरवे आपकी, कोई भी आपका जो ट्रांजिट है, राहदारी, कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं आई है। तमाम ट्रांसपोर्ट फ्यूल आपका पहुंच रहा है। आपका जो है गंदम से लेके सारी जो सप्लाई है वो आ रही है। और जो खड़ी फसलें डाउन स्ट्रीम पे थी, यानी कि जो निचले इलाके में थी, वो मुतासिर हुई। देखें, कपास आप खाते नहीं, अभी कपास की फसल थी या दूसरी थी, मगर आप गंदम खाते हैं। गंदम कट चुकी है, गंदम की अब बुआई होनी है। हमें ये सिस्टम समझना होगा। हाँ। सितंबर की ये चल रहा है, सितंबर के एंड में गंदम की बुआई होती। बुआई का मतलब गंदम बोया जाता है जी। फिर 3 महीने इसको लगते हैं पकने में। फिर जो ये आएगा तो सर्दियों के बाद, जो जब गर्मी होगी तो उसके बाद जो है गर्मियों में हम इसकी कटाई होती है। तो मार्च अप्रैल मई जो है इसमें होगी। फिर कट के फिर मार्केट में आके लोग स्टॉक करेंगे। अभी गंदम कटी हुई है, गंदम सब लोगों के पास स्टॉक में है। वो स्टॉक वो लोग पर केजी जो 30 रुपए किलो जो कमाया ना, हाँ। तो हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने होल्डिंग की हुई थी। हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो आवाम को धोखा दे रहे हैं। हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो इनकी सफ़ों में बैठे हुए, जैसे काली भेड़े बोलते हैं ना, तो इनके अगर स्टॉक मौजूद हैं, इनके वेयर हाउस मौजूद हैं जहाँ पे गंदम रखी हुई है, तो इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि ठीक हो जाए। पर केजी, मैं फिर बोल रहा हूँ, पर केजी 30 से 35 रुपए किलो गंदम महंगी की है। आप इनसे पूछें, 3 करोड़ टन गंदम मौजूद है। आपने पर केजी 30 से 35 रुपए बढ़ा, को चोरी नहीं डाका मार रहे हैं उसकी जेब पे। अब आपको आता हूँ, ये सैलाब को जवाब बनाकर के आपके हाईवे बंद हो गए, उसको जवाब में खुद साख्ता ओगरा ने ये जो माह सितंबर के लिए LPG की कीमत कितनी रखी है? 214 रुपए पर केजी। कितनी? 214 रुपए। बिक कितने की रही थी? 220 की। हमारे जो काविश हैं उन्होंने, हमने संडे को दिया, फिर हफ्ते को भी दिया, 40 रुपए किलो महंगी कर दिए पर केजी। 40 रुपए किलो महंगी कर दी। आपकी गैस का इशू पता है आपको? 220 रुपए की 260 रुपए पर केजी LPG पहुंच गई है। क्या कर रहे हैं वो? गरा मुतलका इदारा अथॉरिटी है ना, जी। आप बैठे हुए हो, आवाम की जेब से पर केजी 40 रुपए आप लूट रहे हो। हाँ। और पूरे सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क में, क्योंकि गैस का इशू पूरे मुल्क में है। हाँ। पूरे मुल्क में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। पर केजी 40 रुपए का मतलब सोचें कि पूरे मुल्क में अगर आपकी गैस शॉर्टफॉल है तो 30% तो LPG यूज़ कर रहे होंगे ना। सही। उनके पर केजी 40 रुपए का इम्पैक्ट डाल दिया गया और ओगरा हुकूमत के रेट को चैलेंज किया जा रहा है, मगर कुछ नहीं हो रहा है। अब आप आए दूसरी चीज़ों पे, आपकी सब्जियां, मैंने आपको फिर कैटेगोरिकली कहा, कोई भी सप्लाई चेन नहीं टूटी है। सही। जो सिंध में आ रहा था सैलाब, वो अब नहीं है। हाँ। सीनियर वजीर शजी इनाम मेमन ने कहा है कि जो आपका गुड्डू और सखर बैराज है उसकी कैपेसिटी 9-11 लाख है। सही। अभी तक 4 लाख भी नहीं पहुंचा है। सही। ठीक है, क्योंकि जो पेस है वो कम हो गया। और उसको जवाज बना के सिंध में, कराची में जो आती है सब्जियां सिंध से आती है, उसको जवाज बना के टमाटर 200 रुपए किलो कर दिया गया। ठीक है, आलू प्याज 10-10, 15-15 रुपए महंगा कर दिया। गड्डी, धनिया की गड्डी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर चीज का जवाब बना के जो है ना कोई ना कोई महंगाई कर देते हैं। मतलब अगर सैलाब नहीं है तो पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं है तो कोई और मसला है। लेकिन अभी करंटली हम बता रहे हैं आपको, जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ने आपको बताया कि किसी किस्म की कोई भी राहदारी ट्रांजिट में कोई भी खलल नहीं आया है।
सब चीज़ें स्मूथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसकी वजह से जो है ये कीमतें बढ़ी हैं, आटे की भी, LPG की भी और दीगर चीज़ों की भी। बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में या इंस्टेंट ब्रेक हुआ है हेडलाइंस का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें, और आज कुछ तालीम की अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे। भाई दुनिया भर में उसका दिन मनाया जा रहा है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं, और इस हवाले से वैसे तो हम ओवरऑल बात कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब किसी चीज़ का दिन होना तो उसके ऊपर एम्फेसाइज़ करके उसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, तालीम जो है वो तालीमी इदारों से मिलती है, तरबियत आपको घर से मिलती है, लेकिन शऊर जो होता है वो बहुत सारे लोगों में नहीं होता, और शऊर कहीं मिसिंग होता है। ये भी रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी तालीम और तरबियत को बैलेंस करता है। तालीम की कितनी अहमियत है, ये जो एजुकेशन है ये हमारा विज़न किस तरह से खोलती है, हम किस तरह से किताबों के ज़रिए पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम किस तरह से किताब में लिखी हुई उस बात के हवाले से ये बात कर सकते हैं कि कहीं हमने ये किताब में पढ़ा था, अब अमली ज़िंदगी में हमने ऐसा देख भी लिया, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये पढ़ाई लिखाई, तालीम, स्कूलिंग, कॉलेज, प्रिंसिपल्स और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाती हैं, और इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, और इसको हासिल ना करने के क्या नुकसान हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो हैदर अली साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के, और उनके साथ है जमीन नवीद, प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल है। उनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? सर, क्योंकि खुद आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपका ताल्लुक तालीम से है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जी सर। आज के दिन के हवाले से हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल मेरा ख़्याल है कि हमारी पूरी कौम के सामने होना चाहिए जी, कि जो आपने कह के बात मुकम्मल कर दी, बल्कि जिसे कहते हैं जज फैसला करके कलम तोड़ दिया करते हैं। हाँ। तो कायद ने फरमाया था कि तालीम हमारी कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। बस इससे बढ़कर मेरा ख्याल है कि आज के दिन जो है हाँ। तालीम की अहमियत को हम और क्या समझें। सही। बाकी ये कि दुनिया भर में 1967 से तकरीबन 58-60 बरस होने वाले हैं, तो ये UNO के ज़ेर एहतमाम पूरी दुनिया में एक लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है, और यकीनन कोई भी दिन चाहे वो कौमी सतह पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, मनाने का मकसद ये होता है कि जो उसकी अथॉरिटीज़ हैं, जो उसके प्रैक्टिशनर्स हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो तमाम लोग अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो देखें, रिविज़िट करें, अपनी प्रैक्टिसेस को जो है वो बेहतर करें, कुछ प्लेज करें, कुछ अपने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से, उन तमाम चीज़ों को जो है आज के दिन ख़ास तौर से जो है याद करने का दिन है, और उनको उनकी तजदीद का दिन है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो है वो आज के दिन के हवाले से, और आपका भी बेहद शुक्रिया कि इस आलमी यौम ख़वानदगी के मौके पर आपने भी इसको अपने प्रोग्राम का एक सेगमेंट बनाया। यह बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है कि हमारी अथॉरिटीज़ से लेकर पॉलिसी मेकर्स तक, और फिर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम लोग आज के दिन सोचें, बल्कि तालीम तो एक ऐसा यानी ज़िंदगी और मौत का मसला है कि जिसे हमें रोज़ सोचना चाहिए, और रोज़ इसके लिए कोई ना कोई प्लेज जो है वो तैयार करना चाहिए। सही, बिल्कुल। जमीन हमारे साथ मौजूद हैं। जमीन, बीइंग अ प्रिंसिपल, ऑब्वियसली आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि एजुकेशन की अहमियत क्या है और कितनी ज़रूरी होती है स्टूडेंट के लिए। तो आज के दिन के हवाले से एक मैसेज दें, और साथ साथ ये भी बताएं कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि रट्टा मार लेते हैं। हम जिस तालीम की बात करते हैं ना, एक्चुअली तालीम का मकसद ये है कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना कोई भी बात। हर बात जो हम सीखते हैं, समझते हैं, ऑब्वियसली उसका हम रट्टा नहीं मारते, वो हमें सिखाने के लिए होती है। लेकिन आजकल समटाइम्स ये होता है कि बहुत ज़्यादा रट्टा मार के, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस को रट के आप जब पेपर दे के आते हैं तो आपको A1 ग्रेड तो आ जाता है, लेकिन वही बच्चे, वही स्टूडेंट्स जब किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठ रहे होते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पे वो पास नहीं होते।
वहाँ पर वो बी ग्रेड लाने वाला बच्चा पास हो रहा होता है उस प्रोफेशनल एग्ज़ाम में, चाहे वो NED का हो, MCAT का हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो। तो तालीम को समझ के पढ़ना और वाकई तालीम हासिल करने का क्या मकसद है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि जी फ़लाँ बच्चा या फ़लाँ स्टूडेंट जो है वो बड़े स्कूल में पढ़ता है। 2 सवाल। हाँ बिल्कुल। पहला सवाल लिटरेसी डे के हवाले से, जैसे आपने कहा कि इसकी अहमियत। सही। तो इस हवाले से मैं, आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ जब सेंसस ये मरदमशुमारी वाला सिलसिला होता है, हाँ। 2023 में जो लास्ट हमारी हुई मरदमशुमारी, और उसके मुताबिक तकरीबन जो है हमारी जो शरह ख़वानदगी है वो 68% है, जिसके अंदर मर्दों की जो शरह ख़वानदगी है वो तकरीबन अभी भी जो है वो 62% एंड ख़वातीन की 58 है। वो मजमूई तौर पे जो है वो 68% तक जा रही है। जबकि हमने जो पिछली हमारी मरदमशुमारियों को जब हम देख रहे हैं तो तकरीबन 5 साल के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं आया। मरदमशुमारी या के बाद जो ख़वानदगी की शरह है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो काउंटेबल लोग हैं लिटरेसी रेट में, जिनको हम काउंट करते हैं, उन लोगों को काउंट करते हैं जो बेसिकली लिखना या पढ़ना जानते हैं। यानी उसमें आप कोई हाईली क्वालिफाइड, कोई डिग्रीज़, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस उनके पास या कोई डिप्लोमास नहीं होते, बल्कि सिर्फ वो लिखना और पढ़ना जानते हैं जो लोग, उनको हम उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, यानी उस शरह में उनको शामिल कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ इस वक्त जो तालीम का जो रेशो है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कम है, बेइंतहा कम है। दूसरी चीज़ ये है कि आप, हम या गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है। तो हमारे यहाँ इस वक्त भी बच्चे जो हैं वो 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है। जो है हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की सतह पे भी काम हो रहा है, प्राइवेटली भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, NGOs भी काम कर रही हैं, लेकिन ये शऊर हमारी आवाम के अंदर बेदार नहीं हो रहा। अब भी जो शरह ख़वानदगी है, बावजूद इसके कि ख़वातीन का इस वक्त जो है शुमार हर शोबे में बहुत ज़्यादा बेहतर है मर्दों के मुकाबले में, लेकिन शरह ख़वानदगी ख़वातीन की कम है। नतीजा वही है कि वो बेसिक से हमारे जो माइंड सेट हैं कि लड़कियों को तालीम नहीं देनी, लड़कों को तालीम देनी। ये तो इस सवाल का जवाब हो गया कि तालीम का जो हमारे यहाँ है वो क्या मयार है। क्या मयार। दूसरा सवाल जैसा कि आपने किया, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि देखिए जो बच्चे रट्टाफिकेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, तो देखिए दोनों चीज़ों की अहमियत है, यानी कि आपको सीखे, प्रैक्टिकली सीखने की अहमियत और लिखने के लिए की अहमियत दोनों की अपनी जगह है। कुछ सब्जेक्ट को आपको मेमोराइज करना पड़ता है, बाय हार्ट करना पड़ता है, जिसमें कुरान को भी हमारे पास एक मौजूद है मिसाल के, हम बाय हार्ट उसको लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं। ठीक है। इसी तरह बाज़ जगह टेबल्स की बहुत अहमियत है, जिसको हम टेबल्स के थ्रू भी टेबल्स सॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि एक चार्ट के थ्रू कर रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे टेबल्स को मेमोराइज करते हैं वो मैथ्स को बहुत क्विक लेवल पे कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा एक उसका रिजल्ट होता है। सही। लेकिन चीज़ों को समझ के और पढ़ना और उसको सीखना, वो उसकी अहमियत अपनी जगह है। उसके लिए कॉन्सेप्शनल स्टडीज़ का जो मेथड आजकल स्कूलों में, बेसिक स्कूलों में, बड़े और छोटे स्कूलों की बात नहीं है, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनका वो तो हर तरह से उसको जो है ना। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है ना कि अब फ़र्ज़ करें कि हम भी जब छोटे थे तो हमारे टीचर ने, अगर मेरे टीचर ने कहा कि आपने ऐसे याद करना है, तो ऐसे याद करने से पहले मेरी अम्मी या मेरे अब्बू या मेरे टीचर कहते थे कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट को समझें और फिर आप इसको याद करें और लिख लें, यानी कि फिर आप इसका रट्टा मारें और लिख लें। उससे 2 चीज़ें हो जाती हैं ना कि आपने जो पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल कर दी, और जो आपकी अपनी ब्रेन बिल्डिंग है, आप क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये बड़ा जानना ज़रूरी है। हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है कि चाहे आप बड़े स्कूल में पढ़ें या छोटे स्कूल में पढ़ें, आप एक किसी भी स्टूडेंट से बात करें जिसका A1 ग्रेड होगा या जो क्लास में फर्स्ट आया होगा, 5 क्लास का ही बच्चा आप ले लें, उसको सारी पोएम्स याद होंगी, उसको सारी चीज़ें याद होंगी, लेकिन जब आप वो जो सुना रहा है, वो जो आपको बता रहा है, उसका मकसद पूछेंगे ना, उसको नहीं पता होगा। यहाँ पर आता है फिर कि जब आप प्रोफेशनली लाइफ में आगे जाते हैं तो फिर वो लेक्स आते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि सारी ज़िंदगी तो रट्टा मारा हुआ है। अब वो रट्टा पेपरों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जी आप पास हो गए अच्छा सा करके, और जब जिस तरह हम भी होता है ना, हेडलाइन भी टीचर ने खुश हो जाना है और बड़ी बड़ी सी जो है हेडलाइन डाल रहे हैं और प्यारा सा पेपर करके आ रहे हैं, मतलब बस नहीं चल रहा मेरा तो मैं स्टार भी कहीं बना दूं कि मतलब पेपर मेरा खूबसूरत हो जाए। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो जो रट्टा मार के मैंने लिखा हुआ है वो मैंने क्या लिखा है, अब मैंने एजुकेशन के ऊपर उसमें पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, तो मेरी तो डेवलपमेंट नहीं हुई, मेरे अंदर तो तालीम नहीं आई, डिग्री आ गई।
तो ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा इनबिल्ड करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स के अंदर, टीचर्स को कितना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है कि अगर किसी बच्चे ने कोई चीज़ याद करके लिख ली है तो वो उसको समझ भी आई है या नहीं। इसके हवाले से देखें, हम बहुत सारी टेक्निक्स कर सकते हैं, जैसे कि हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल्स में उसको रीफ्रेजिंग कराएं, उससे उसके कोई जो है ना वो उससे कहें कि उसको आप जो है वो पर्सनली जो है वो किस तरह से समझते हैं। इस तरह की टेक्निक्स स्कूल में की जाती हैं। इसके हवाले से कोई स्टोरी अगर पढ़ाते हैं तो हम उसका कह सकते हैं कि आप उसका एंड चेंज करें, एंड चेंज कर दें। ठीक है, डिफरेंट तरह की हैबिट्स जो रीडिंग की वो बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें ये शऊर बेदार करना होगा पेरेंट्स में भी, पेरेंट्स कम्युनिटी में सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो बच्चा जो होता है ना, बच्चे को आप जो एज ए एजुकेशनिस्ट तो आप जज कर लेंगे कि भाई आप जो है वो बच्चा जो है ना वो कितना जो है वो डिज़ायर है उसके अंदर लर्निंग की, और वो खुद कितना आपको जो आउटपुट देगा, तो आप उसको जज कर लेंगे। क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट हैं आप, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्लाइज करते हैं जो बच्चा बिल्कुल मेमोराइज करके रट्टा करके वो सेम टू सेम वो ये समझते हैं कि ये जो इनका IQ लेवल बड़ा जो है वो शार्प है और ये बच्चा बड़ा ज़हीन है कि वो हर चीज़ को बड़ी जल्दी मेमोराइज कर लेता है, लर्न कर लेता है। क्योंकि बच्चा लिसनिंग से बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देखें लर्निंग उसकी हो जाती है, पिक्टोरियल मेमोरी के थ्रू बहुत सारी चीजें वो रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो वो इस चीज का शऊर बेदार करने की जरूरत है। यही बात मैं जो शुरू में करी थी ना, मैंने इंट्रो में जो बात की थी कि जी तरबियत और तालीम के बीच में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। आप अगर PhD भी कर लेते हैं लेकिन शऊर नहीं है, जो चीज़ें आपने की हुई हैं उसको समझा नहीं हुआ है, तो वो चीज़ आपके लिए यूज़लेस हो जाती है उस वक्त जब आप किसी टॉप नॉच कंपनी के साथ काम करते हैं या ऐसी जगह पर आप पेपर देने के लिए जाते हैं जहाँ पर वाकई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। अच्छा जी, जो टीचर्स होते हैं उनको स्टूडेंट्स की क्या चीज़ें पसंद आती हैं और किस बात पे टीचर खुश होके जो है वो 10 आउट ऑफ 10 देते हैं, ऐसा क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये जानेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है तालीम की कि तालीम और तरबियत इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन हैदर सर हमारे साथ हैं तो आज ना तमाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे ये सीक्रेट भी जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा क्या करें पेपर में, मतलब किस तरह के टीचर्स को जो है ना पेपर पसंद होते हैं जो वो पूरे मार्क्स दे रहे होते हैं। सर से जानते हैं, सर बताएं आपको बच्चे की यानी स्टूडेंट की कौन सी ऐसी क्वालिटी पसंद आती है पेपर में की हुई जो आप कहते हैं यू नो इट्स 10 आउट ऑफ 10, ये तो भाई मैंने पूरे मार्क्स दे, और मार्क्स कट किस बात पे करते हैं आप, ये भी बताइएगा। अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय मालूम करना चाहें तो बतौर उस्ताद मैं तो मार्क्स को और ग्रेड फोबिया को और मार्क्स के फीवर को और एग्जामिनेशन फीवर को जो है डिस्करेज करूँगा। अच्छा, कि किसी भी बच्चे को इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे आपने ख़ुद भी कहा उसे सीखने के लिए और जो नॉलेज है उसको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाने के लिए जो है वो पढ़ना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बहरहाल ये एग्जामिनेशन जो होते हैं ये प्रोसीजरल चीज़ें हैं और यकीनन एक सिस्टम में मौजूद हैं तो इसकी अहमियत ज़रूर है, लेकिन इसकी जितनी अहमियत है उसको उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इम्तिहान का बुखार जो है वो काफ़ी पहले से जो है वो चढ़ा लिया जाए अपने ऊपर और फिर इम्तिहान में सारे मामूलात को जो है वो जैम कर दिया जाए और उनको मुअत्तल कर दिया जाए और इम्तिहान को बहुत एबनॉर्मल चीज़ समझा जाए, जबकि इम्तिहान भी वही अय्याम होते हैं, वही दिन होते हैं, वही सुबह शाम होते हैं जो इंसान के आम होते हैं। और जहाँ तक स्टूडेंट्स ये बात सुन रहे हैं, यकीनी तौर पर उनको क्लास में जितना वो सुनते हैं, जितना वो डिस्कस करते हैं, जितना वो ख़ुद करके सीखते हैं, जितना अपने साथियों से सीखते हैं और फिर जितना वो मतलब एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कंपोज करते हैं, तो उन्हें रिफ़्लेक्ट करना चाहिए बजाय इसके कि वो मतलब इमिटेशन करें, वो बिल्कुल नक़ल करें या डिक्टेशन करें। जिस तरह से आपने भी चंद चीज़ों की तरफ इशारा किया कि अगर ऐसे है तो उसको ऐसा कर लें, और जबीन ने भी कहा कि भाई याद करने की या हाफजे की भी कोई अहमियत है। यकीनी तौर पर किसी वक्त तक ये रहा सिलसिला कि इंसानी जहानत का जो पैमाना था वो हाफजा ही था कि जितना जो याद कर सकता है, लेकिन आज हम जब डिजिटल दौर में हैं और टेक्नोलॉजी के दौर में हैं तो हमें, मेरा ख्याल है कि इमिटेशन के बजाय रिफ्लेक्शन और टीचिंग लर्निंग में भी हमें बजाय इसके कि हम चीज़ों को याद करें या याद करवाने की कोशिश करें,
अगर एक ऐसे है, एक एप्लीकेशन है या कोई भी चीज़ जो टीचर सिखाना चाहता है, अगर उसका फॉर्मूला, उसकी स्किल के एक ऐसे लिखा कैसे जाता है, ऐसे की इक़साम क्या होती हैं, ऐसे का पैटर्न क्या होगा, अगर ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है बच्चों को समझा दी जाएं, बता दी जाएं, तो उसके लिए किसी भी चीज़ पर फिलबदी ऐसे लिखना भी मुमकिन होगा और बच्चों को होना भी ऐसा ही चाहिए। सही। असल मकसद ये नहीं है कि वो ऐसे इम्तिहान में आ जाए जो बच्चे ने याद किया हुआ है, बल्कि वो ऐसे जो उसने पहले नहीं लिखा या पहले याद नहीं किया हुआ है, वो ऐसे आना चाहिए ताकि उस टॉपिक से मुतालिक बच्चे पैटर्न के मुताबिक, स्किल्स के मुताबिक जो है वो अपने ऐसे को वहाँ कंपोज कर सकें, बता सकें। अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे जो है वो याद नहीं करना चाहिए, टॉपिक्स बच्चों को पता होने चाहिए, स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होती है या लिखना कैसे, क्या करना चाहिए ऐसे लिखते हुए, यानी कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितनी लाइनों का ऐसे होना चाहिए और किस तरह से लिखना चाहिए? अपने ख्यालात लिख दें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है ना इस बारे में बड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अगर हमने अपने पास से कुछ लिख दिया तो टीचर ने कहना है ये क्या लिख दिया, वैसे क्या लिख दिया। थोड़ा सा आज ना सब बच्चों को, स्टूडेंट्स को गाइड कर दें कि ऐसे में जब कोई ऐसे लिख रहा होता है इतनी मेहनत से, तो टीचर्स क्या चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं उसमें? देखिए, एक ऐसे का पैटर्न है कि हमारे पास एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऐसे जो है वो 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। सही। पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, दूसरा उसकी पूरी बॉडी होना चाहिए और तीसरा और आखिरी पैराग्राफ जो है वो उसका कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों को कोई भी यानी मौजू या टॉपिक जो है जब बच्चों के सामने आए तो सबसे पहले बच्चों को उसके मुतल्लिक़ जो है अपने आइडियाज़ जो है वो सोचने चाहिए। सही। मतलब अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करना चाहिए कि किस तरीके से ये क्या मौजू है, कितने इसके नुकात बन सकते हैं, उनके पास जो मवाद मौजूद है। सही। जिस बच्चे के पास भी जितनी मालूमात मौजूद हैं उन मालूमात को ही सिर्फ कंपोज करना है। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देना चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में जो निस्बतन बड़ा होता है पहले और तीसरे पैराग्राफ से उसमें उसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए और तीसरे पैराग्राफ में पहले और दूसरे पैराग्राफ का जो है वो खुलासा लिखा जाता है। ये सिंपल सी एक ऐसे की टेक्निक है और मैं समझता हूँ कि अगर टेक्निक बच्चों को आ जाए तो वो कमोबेश किसी भी मौजू पर, अगर जो मौजू दिया जाएगा उनको, उनकी जिस हद तक मालूमात होंगी वो एक बहुत अच्छा ऐसे लिखकर वो उस पर रखेंगे और देंगे। और असेसर्स को और एग्जामिनर्स को और टीचर्स को भी जो है वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करना पड़ेगा कि वो बच्चे की ऐसे राइटिंग स्किल्स देख रहे हैं। उस बच्चे की बहुत ज़्यादा उसमें जो कंटेंट नॉलेज है उसको कोई ऐसा नहीं है कि 90% अहमियत हासिल है, बल्कि बच्चे की जो राइटिंग पावर है, जो बच्चे की सीक्वेंस है, जो बच्चे की यानी राइटिंग स्किल्स हैं, वो सिर्फ देखी जाएंगी एक ऐसे में। क्योंकि यूजुअली यही होता है ना कि सब यही समझते कि जी रट्टा मार के आपने ऐसे लिख देना है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो उसकी कंटेंट है वो भी देखना चाहिए कि उसने ऐसे में क्या कंटेंट लिखा। ज़बरदस्त सर ने जो है उस सब स्टूडेंट्स के लिए टिप्स शेयर किए कि भाई ये जो आपके टीचर्स हैं ना, ये आपकी सिर्फ ये जो लिखते हैं ना आप, जो वो बताते हैं वो ही नहीं, वो आपका कंटेंट भी चेक कर रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो अपने तौर पे कितना काबिल है। अच्छा जबीन, वैसे तो इस इशू पे ना तालीम के हवाले से बहुत सारी बातें, अभी तालीम के इम्पैक्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन आप ज़रा जल्दी से ये बताएं कि जब आप पेपर चेक करती हैं तो आप क्या चीज़ नोटिस करती हैं ताकि लोगों को पता चल जाए ना भाई उनकी टीचर क्या क्या नोट करते हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं पर्सनली बच्चों को, जैसे कि ज़हबात उस्ताद मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, कि वाकई पेपर्स, नंबर्स और ये चीज़ें, ग्रेड्स कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ माशरे का माइंडसेट, पेरेंटल कम्युनिटी का ऐसा है, तो आप उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो है ये पेपर्स वगैरह जो है इसकी ज़रूरत है कि भाई आप पेपर्स लें और नंबरिंग करें और ग्रेड्स दें। क्योंकि बच्चे की लर्निंग जो हो रही होती है बेसिकली वो उसकी पर्सनैलिटी से, उसके आपको गैस्चर से पता चलता है, और उसका जो रवैया घर में पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, ये तमाम चीज़ें आपको उसकी तरबियत का हिस्सा है, जो कि स्कूल से भी हो रही होती है और वालिदैन भी कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, पेपर का जो इम्पैक्ट सबसे अच्छा आता है वो इम्पैक्ट ये आता है कि बच्चे ने प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ की है, बच्चे की राइटिंग स्किल्स कैसे हैं,
नीट एंड क्लीन राइटिंग टीचर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो मैं हमेशा अपने Writing, स्टूडेंट्स को कहती हूँ हाँ। कि राइटिंग, हालांकि आजकल के दौर में आप देखें बहुत ज़्यादा जो है ना स्कूल्स के अंदर इन चीज़ों को कि जी नहीं अब तो जो है ना वो टेक्नोलॉजी का दौर है और राइटिंग ख़त्म हो जाएगी और राइटिंग बुक्स ख़त्म हो जाएंगी। देखिए अगर हम राइटिंग और बुक्स को ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारे पास हमारे अपने स्किल्स ख़त्म हो जाएंगे, हमारी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल कम हो जाएगी। क्योंकि जिस वक्त आप लिखते हैं उस वक्त आप सोचते हैं, आपका ब्रेन उस वक्त वर्किंग करना शुरू करता है। जब आप कोई चीज़ मेमोराइज करते हैं या आप अगर अपने थॉट्स भी राइट कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि कंटेंट राइटिंग के ऊपर हम बड़ा आजकल जोर डाल रहे हैं कि भाई हम लोग खुद भी बच्चे के अंदर उसकी अपनी सोच। मुझे ना आपकी बात सुन के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो इस बात की तरफ एम्फेसाइज करते हैं कि भाई आज इस डिजिटल दौर में भी आपने राइटिंग और रीडिंग करनी है। वरना एक बड़ी मशहूर हमारी एक्ट्रेस भी है, वो अपने बेटे के हवाले से बता रही थी कि भाई वो दुबई में, आपने सुना होगा कि दुबई में जब उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने कहा राइटिंग की क्या ज़रूरत है, अब तो डिजिटल का दौर है तो राइटिंग नहीं आई उसको। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी रीडिंग की क्या ज़रूरत है जी, अब तो सारी चीज़ें डिजिटल हैं और ऑन पेपर और मतलब फ़ौरन कट टू कट सारी चीज़ें होती है। तो उससे क्या हुआ कि ना राइटिंग स्किल रही ना रीडिंग हैबिट रही। तो ये कितना ज़रूरी है आज के दौर में भी, जबकि सब कुछ डिजिटल है, लेकिन राइटिंग जिसकी अच्छी होगी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये ज़रा देखिए टीचर का भी एक वो एक इंसान है, उसकी भी एक मेंटल हेल्थ है जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जब उस पे भी काम का बर्डन होता है। तो जब पेपर चेक करता है टीचर तो उस पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो सबसे पहले राइटिंग का आता है, राइटिंग का। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट कंटेंट राइट कर रहा है उसका भी अच्छा इम्पैक्ट आता है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली जो बात है वो राइटिंग होती है। राइटिंग दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो वही वाली बात है कि रीडिंग हैबिट्स नहीं होंगी तो राइटिंग भी नहीं होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा या आपकी कौम में ऐसे बच्चे हों जो सोचने समझने की सलाहियत रखें, तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि वो आजकल एआई का यूज करके और 2 मिनट के अंदर किसी भी चीज का कंटेंट निकाल लैपटॉप है ना, क्या जरूरत है राइटिंग की, सारा असाइनमेंट तो हो जाएगा। फिर आप उस बच्चे की सोचने और समझने की सलाहियत का कत्ल कर रहे हैं बेसिकली। हाँ बिल्कुल सही। वो जब सोचने की, जब वो पढ़ेगा नहीं तो वो सोचेगा और समझेगा कैसे? सोचेगा और समझेगा कैसे? सर जिस तरीके से भी अभी आपने भी डिटेल में बताया, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाया कि भाई ऐसे लिखने का तरीका ये है, इसी तरीके से अब ये लैपटॉप के दौर में, डिजिटल दौर में, एआई के दौर में किस तरह से स्टूडेंट्स को इस तरफ लेके आया जाए कि वो कम से कम रीडिंग राइटिंग या अपने पास से कुछ लिखने के काबिल हों। आप देखिए कि ठीक ठाक लोगों ने मतलब ग्रेजुएशन की होती है, मास्टर्स किया होता है, लेकिन जब आप उनको कंटेंट लिखने के लिए दें या किसी भी बारे में कुछ भी चीज, एप्लीकेशन जी जरा बताएं जरा कितने लोगों को एप्लीकेशन लिखनी आती है? नहीं आती होगी लोगों को एप्लीकेशन, वही पता होगा बस टू दी प्रिंसिपल एंड ऑल दैट एंड दैट्स इट। उसका कंटेंट मेकिंग नहीं हो रही होती, वो कितनी ज़रूरी होती है डिजिटल दौर में, इस दौर में भी। देखिए स्कूलिंग में हर ग्रेड में, ग्रेड 1 से बल्कि प्री प्राइमरी से लेकर और फिर जो हाई स्कूल तक है, बच्चों में स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए। और इसको हम किसी डिजिटल वर्ल्ड से या वर्चुअल चीज़ों से जो है वो अटैच नहीं कर सकते। रीडिंग की हमेशा एक अहमियत रही है और होनी चाहिए। रीडिंग जो है हमें वर्ड्स भी देती है, हमें थॉट्स भी देती है और वही चीज़ हमें जो है वो रिफ्लेक्ट करने में मदद देती है। अब मामला जो है वो ये है कि हमारा पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम जिस तरह से बना और जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है कई डेकेड से, तो उसमें हुआ सिर्फ प्रैक्टिस ये है कि चीज़ों को याद किया, इम्तिहान दिया, याद किया, इम्तिहान दिया। इस वजह से जो है वो बच्चों में यानी कहीं भी उन्हें ठहर के या उन्हें रोक कर जो है वो चीज़ों का को हाउ टू क्रिएट ये नहीं बताया गया। तो इस वजह से बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं लेकिन कोई चीज़ क्रिएट करने के वो कैपेबल नहीं होते। और फिर हर बात में एक जवाब आता है कि चैट जीपीटी है ना, गूगल है ना, लेकिन चैट जीपीटी भी तो जब है जब आपको किसी बात का पता होगा। जब आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होगा तो चैट जीपीटी से आप निकालेंगे क्या, आप ढूंढेंगे क्या? वो तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है या नहीं है, वो किसी जगह प्रेजेंट करने के लायक है या नहीं है, आप उसको समझते हैं कि ये बात की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये शऊर आपको आपकी तालीम देगी। बहुत शुक्रिया जबीन, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। तो जनाब अभी इस वक्त यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे
बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम है और वो है माइग्रेन, मुझ समेत। और आज मुझे हल पता चल जाएगा कि माइग्रेन के हल से कैसे बाहर आते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत दो ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। उनसे मिल पाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, आगे बढ़ने से पहले, अपने टॉपिक की जानने से पहले जो है एक बर्थडे जो है वो हम विश कर देते हैं। तो ये जनाब हैं, ये हैं सैयद शहजाद अली साहब। इनको बहुत सारी हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए और अपना दिन अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। बर्थडे जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं माइग्रेन के हवाले से। और माइग्रेन जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, लोग इलाज कराते फिर पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ 10 से 15 दिन बाद, किसी को मंथली, किसी को 2-2.5 महीने बाद ये प्रॉब्लम रहता है और कुछ लोगों को वीकली भी ये माइग्रेन होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शाह भाई मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? शाह भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि ये समझें ये मुझसे रिलेट करता है क्योंकि माइग्रेन मुझे भी होता है। तो इसका हल बताएं कि इसका हल क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, कैसे इससे छुटकारा पाएं? देखिए, एक माइग्रेन होता है, एक हर सर दर्द जो है वो माइग्रेन नहीं होता। सही, ठीक है। माइग्रेन की जो खुसूसियात है उसमें दिल मतली करता है, वॉमिटिंग फील भी होती है, सूरज से, रोशनी से, हर चीज से छुपना पड़ता है, अजीब सा फील हो रहा होता है लोगों को ना, भारी भारी मैदा भारी भारी हो रहा होता है और छुपना पड़ता है रोशनी से। हाँ, अपने आप को छुपाते हैं। सही। और कोई भी पेन किलर हो या कोई ऐसी दवा वो खा के फिर 2 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर जाके कुछ बेहतरी आती है। सही। तो एक होती है बंद नज़ला, गले में रेशा गिरता है, उसकी वजह से भी सर दर्द होता है। ज़हनी स्ट्रेस की वजह से भी सर दर्द होता है। और जब बंद नज़ला हो, गले में रेशा गिरता हो, उसकी वजह से कान भी बंद होते हैं। अच्छा, इसका असर दांतों पे भी पड़ता है, इसका असर आँखों पे भी पड़ता है, इसका असर बालों पे भी पड़ता है। अच्छा। बाल भी वाइट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो गले में रेशा गिरता है इसकी वजह से। ओके। और एक माइग्रेन है। अब माइग्रेन जो है वो जिन लोगों को भी हो रहा हो, हाँ। और साथ में अगर उनको बंद नज़ला भी है, एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ मैं, हाँ। कि आप अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़हनी स्ट्रेस भी लेवल नीचे आएगा, और साथ में कंधों का दर्द, सर का दर्द, आधे सर का दर्द, हाँ। पूरे सर का दर्द, इनके लिए बहुत बेहतरीन है ये। सही, तो उसके लिए आपने लेना है ये लेवेंडर फ्लावर। अच्छा, इसे लेवेंडर किताब फ्लावर। हिकमत में इस्तेखुद्दूस कहते हैं, सही। ठीक है। कौन, क्या लेवेंडर फ्लावर, इसको क्या कहते हैं? इस्तेखुद्दूस, अस्तुकुद्दूस। ओके, ठीक है। इसकी 1 चम्मच के बराबर ऐसे लेके 1.25 कप पानी में डाल लें। ठीक। और ये है बनफ्शा के पत्ते, बरगे बनफ्शा, ये हमारी एंटी एलर्जी होते हैं। बरगे बनफ्शा, जी हाँ। इसकी भी 1 चम्मच के बराबर ऐसे 1.25 कप पानी में डालें। सही। और 1 जोश दे के उतार दें, छान के। ये एक टाइम पिए आप। अगर आपको सर दर्द हो रहा है माइग्रेन का, ये उस टाइम पे बना के पी लें, या रात को रोजाना पिए आप। सही, ठीक है। जब मुकम्मल ठीक हो जाएं, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दीजिए। अच्छा शाह भाई, लोग जिस तरह अभी आपने कहा ना कि एक सर दर्द होता है जो नज़ले की वजह से होता है, कंजेशन की वजह से होता है, एक माइग्रेन वो होता है जो आपको पता ही, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एंकर्स में, मतलब न्यूज़ एंकर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता है, कंटिन्यूसली प्रॉम्प्टर रीडिंग है, या फिर ऐसे लोगों में जिनका स्क्रीन का काम है, कंप्यूटर का मुस्तकिल काम है, लैपटॉप का काम है, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता है। इसकी क्या वजूहत आपको लगती हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये आधे सर में दर्द होता है और बिल्कुल ठीक है, आधे सर का दर्द होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती, लोग कहते हैं वेन्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ब्लॉक होने लगती हैं। ये क्या एक्चुअल होता क्या है, इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, वेन्स का ही दर्द होता है। हाँ। जो माइग्रेन, ये हाँ। दिमाग का दर्द कहलाता सही, है। हाँ। क्योंकि आप दिमाग से काम ही इतना ले रहे होते सही, हाँ। अब जब दिमाग से काम ज़्यादा लेंगे या आपको ज़हनी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी, हाँ। तो आपको ये ख़वातीन में इसका रेशो ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा होता मर्दों है। की निस्बत। सही। तो इसमें यह है कि जो इस्तेखुद्दूस है, हाँ। ये स्ट्रेस को भी ख़त्म करती है। सही। अगर नाक बंद हो, गले में रेशा गिर रहा हाँ। हो, उसको भी दूर करती हाँ। है। और अगर ऑक्सीजन दिमाग का के लिए भी प्रॉब्लम हो, ये हाँ। ऑक्सीजन की कमी को बनफ्शा के पत्ते पूरा करती है। ओके, याद रखिएगा। हाँ, हाँ। ये बाद लोग पहाड़ पे जाते हैं ना, अब हाँ। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाँ। बाद लोग प्यास खा रहे होते हैं, हाँ। आप बनफ्शा के पत्तों का कहवा बना के बोतल में भर लें और वो पीते जाएं, सही। आप देखें आपकी ऑक्सीजन की कमी पूरी होती जाएगी। पूरी होती जाएगी। और ये उनके लिए भी बेहतर है बनफ्शा के पत्ते जिनको बेतहाशा छींकें शुरू हो जाती हैं।
ओके। जब सुबह उठते हैं ना, जी। चेहरा धो रहे होते हैं तो 20-25 छींकें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, गला भी सुबह खराब उठ हो के, जाता हाँ, है, हाँ। साइनसाइटिस एलर्जी कहलाती है। साइनसाइटिस, हाँ। तो ये बनफशिया के पत्ते आप इसका कहवा बनाकर पिएं, आप देखें आपकी ये शिकायत भी दूर होती है। चलिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो शाह भाई ने हमारे साथ में शेयर की है। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। डॉक्टर बिल्किस, ये बताएं कि माइग्रेन का हल क्या है? अभी एक तो रेमेडी हमें पता चल गई, देखिए इसमें करना क्या चाहिए? मिग्रेन स्ट्रेस से भी होता हाँ। है, जैसे आपने कहा कि एंकर्स में होता है। हाँ। बास को हार्मोनल होता है, खवातीन में अच्छा। हार्मोन्स की वजह से भी होता है। अच्छा, अच्छा। और मिग्रेन एकदम नहीं स्टार्ट होता, ट्रिगर होता है, आपको पता चल रहा होता है कि मुझे मिग्रेन होने वाला है। हाँ, बिल्कुल इसके एक सिम्टम्स हाँ, आने शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखों में दर्द होगा, आंख खिंचती चली जाएगी, यहाँ पे आपको बेतहाशा, इसको हम लोग आधे सर का दर्द कहते हैं। सही। ये मिग्रेन पूरे सर में नहीं होता, हाँ। आधे सर का दर्द होता है। और नोजिया फीलिंग बहुत ही कॉमन है। हाँ। अच्छा, फूड एलर्जी से भी आपको मिग्रेन होता है। अच्छा। अगर आप, कुछ लोगों को चीज़ से होता है, हाँ, फास्ट फूड से भी हाँ, होता है, चीज़ हाँ। से, किसी भी चीज़, मुझे फास्ट फूड से हाँ, होता है, कुछ हाँ। लोगों को जैसे चीज़ वगैरह, फिर जब हम मिग्रेन पेशेंट आते हैं हाँ। उनको कहते हैं ये नहीं खाना है, उससे आपका मिग्रेन ट्रिगर होगा। हाँ। ठीक है। अब ये हार्मोनल भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, और ये जिनको होता है, मैं भी एक ज़माने में पेशेंट थी मिग्रेन की, ओए होए, बड़ा तो जालिम दर्द है। मैं जो ये जालिम दर्द है उसको पहचान सकती हूँ। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हाँ। को तेज करना चाहिए। शाहनज़ीर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। हाँ। इसके अलावा आपको मिग्रेन स्टार्ट होना तो आप एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रख ले, काली मिर्च के साथ। ओके, सही। अदरक का इतना छोटा सा टुकड़ा और एक काली मिर्च, सही। ठीक है। और हाँ, एक हाँ, मिनट बाद हाँ, काली मिर्च एक और। चलें, यहीं से जी। रेमेडी जो है वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जल्दी से और वापस आते हैं थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक। तो माइग्रेन के दर्द की बात हो रही है और रेमेडी जो है वो डॉक्टर बिल्किस हमें बता रही थी, उससे पूछते जी आप कंटिन्यू कीजिए, क्या बता रही थी, थोड़ा शुरू से बताइएगा। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, देखिए, मेरी वजह से गड़बड़ हुई, मेरा मोबाइल ऑन था। सही। ठीक है। अच्छा, मिग्रेन के देखिए आधे सर का दर्द, हाँ। रीजंस कोई भी हो सकता है। सही। स्ट्रेस से भी हो सकता है, पढ़ाई से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लाइट्स में रहने से भी होता है, जब और हार्मोन्स की वजह से भी। हाँ। तो रीजंस बहुत सारे। हाँ। हमें हल पे जाना है। हल पे जाना। हल पे जाना है तो, और मैं खुद इसकी विक्टिम थी। तो जो है ये रेमेडीज़ बहुत अच्छी है, आप कीजिए। अच्छा, साबुत धनिया भी बहुत अच्छा है। अच्छा, साबुत धनिया। पहले अभी अदरक बता रही थी आप। हाँ। साबुत धनिया भी बहुत हाँ। अच्छा है, अदरक का भी बताई थी। मैं कहा, जब हाँ। आपको महसूस होना कि मिग्रेन ट्रिगर करने वाला है, हाँ। और खवातीन को हो जाता, बिल्कुल, हाँ। हार्मोन्स की वजह से भी हो जाता है, तो सही। और उनको अंधेरे में बड़ा सुकून मिलता है। हाँ। जब आपको लगे कि आपको ट्रिगर हो रहा है, तो इतना सा थम जितना अदरक का टुकड़ा, एक काली मिर्च के साथ आप जैसे इसको चू करना शुरू करें। अच्छा, 1 मिनट के बाद एक काली मिर्च और, 1 मिनट के बाद एक काली मिर्च और। सही। सही है। उसके बाद आप 1 कप नीम गर्म दूध पी लीजिए। आप अच्छा। यकीन कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाँ। साथ में ये वाली जो रेमेडी है बेहतरीन है, ये वाली रेमेडी कीजिए। हाँ। तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जब मैं साबुत धनिया का बता रही थी, धनिया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है। तो साबुत धनिया जो घर में आराम से हाँ, हर एक के घर में हाँ, होता है, 1 हाँ। चम्मच लीजिए, उसको अच्छी तरह कूट के हाँ। खौलते गर्म पानी में 1 से 2 जोश दीजिए। जिनको भी मिग्रेन का दर्द हो वो ज़रूर लें। अच्छा, एक एक्सरसाइज है कि आपने क्या करना है, जैसे नोस्ट्रल बंद किया और डीप ब्रेथ करना है, एक ही जगह, एक नॉस्ट्रल से। सही। इस तरफ दर्द हो रहा है ना, हाँ। तो आप इसको बंद करके इस तरफ से कीजिए, सांस इधर से ही लीजिए और इधर से ही निकालिए। ओके, एक ये नॉस्ट्रल याद बंद रखिएगा। करके। तो देखिए, हाँ। अगर आपको इस तरफ दर्द है तो ये वाला, हाँ। अगर मतलब आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो ये वाला, ओके, अपोजिट। हाँ। और डीप ब्रेथ कीजिए, मुंह बंद करके सांस लीजिए, पेट में रोकिए और नाक से ही निकालिए, मुंह नहीं खोलना आपने। मुंह नहीं खोलना आपने, नाक से ही आपने अपनी सांस और जो ये है वो इतनी बाहर। ज़बरदस्त रेमेडी है, विद इन 2 मिनट्स आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके, ये ठीक ये, है। हाँ, सही। इसमें आपको कोई भी दवा नहीं खानी, लेकिन सही। आपने याद रखना है कि अगर इस तरफ दर्द है तो ये वाला, हाँ, यहाँ इस तरफ तरफ दर्द दर्द है है तो तो ये वाला, यहाँ दर्द है तो ये वाला। ये वाला याद माइग्रेन में ना रखें। सब Opposite। भूल जाता है, कुछ दुनिया ऐसा लगता अच्छा, है बस नहीं याद आए तो हाँ। 1-2 मिनट यहाँ से ले लीजिए, 2 मिनट यहाँ से ले। यहाँ से कर ले, क्योंकि जो माइग्रेन का दर्द है ना, ये इस टाइम पर जब आपको माइग्रेन हो रहा हो, खुलती ऐसा लगता है, और कुछ लोगों की तो सब एक upside down आंख है। जो है ना बड़ी होने लगती है, ऐसा हाँ। लगता है कि बस कोई क्या बोल रहा है, कुछ यहाँ से सारा जो है ना हाँ। उठ के आगे आ रहा होता है। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर बिल्किस, के स्टार्ट ये आंखों के पास से होता है, ये
यहाँ से ये आपको ट्रिगर करना शुरू करता है, फिर आप कहते हैं बस यहाँ से यहाँ आ यहाँ जाए, बस, हाँ। यहाँ से किसी तरह अब यहाँ आ जाए, इतना- वो फिर हर यहाँ आ दर्द- जाए भाई, हाँ। ये मूव करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ हर वो दर्द जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ देखिए, आपको चोट लगी, आपको पता है चोट लगी है, सूजन हो गई, हाँ चोट लगी है, आपको खून निकल रहा है, हाँ। लेकिन वो दर्द हाँ जो आप सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं वो बेतहाशा बुरे होते हैं। चाहे बहुत। दांत का दर्द हो, दांत का चाहे दर्द, पेट का पेट का दर्द हो, दर्द, चाहे हाँ। दिल का दिल दर्द का हो, दर्द। चाहे सर का दर्द हो। नहीं भाई, दिल का दर्द भी कम होता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द बहुत ज्यादा होता है भाई, ये है। अच्छा, ये वो वाले दिल का दर्द नहीं है जो हम हार्ट अटैक वाली बात कर रहे हैं, ये हम वो प्यार मोहब्बत वाले दिल के दर्द में, कई लोग ये स्ट्रेस समझे वाली, जी स्ट्रेस वाले दिल के दर्द की बात कर रहे हैं हम, ये वो इश्क वाले दिल की दर्द की बात कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं, स्ट्रेस वाले। हाँ स्ट्रेस वाले। शाह भाई, अब तो हमने सारे दर्दों की तो बात कर ली, अब जो ये माइग्रेन का जो आपने बताई, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बता दी, ये बताएं कि डाइट इंसान अपनी कैसे रखे कि माइग्रेन की नौबत ही ना आए, क्योंकि यूजुअली यही होता है ना कि आपकी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं आउट होता है, कहीं ना कहीं आप नींद पूरी नहीं कर रहे होते, उस हिसाब से आपके हेमोग्लोबिन पूरा नहीं हो रहा होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती। तो खाने के लिए लोगों को सजेस्ट करें कि जिससे उनका खून भी बने, लाइफस्टाइल भी बेहतर रहे, मतलब एनर्जी भी रहे, और माइग्रेन की तरफ वो ना पहुंचे, मतलब ये प्रॉब्लम ही ना हो। देखिए, घर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा, करें, सही। बाहर के ख़रीदने से बेहतर है। और ऑयली चीज़ें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ। क्योंकि पेट का निज़ाम, अगर आपको एक बात याद रखिएगा, खांसी और सर दर्द मैदे की वजह से भी होता है। जब अच्छा। तबखीर होती है, मैदे में तेज़ाबियत होती है, इसकी वजह से भी सर दर्द होता है। बाज़ औक़ात, जैसे अभी हमारी बहन ने बताया कि जो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, इसकी वजह से भी इसका अफेक्ट आता है सर दर्द पे, सही। और माइग्रेन पे आता है। माइग्रेन पे। अगर आपके सर में अचानक दर्द हो गया और आपके घर पे कोई दवा मौजूद हाँ, नहीं है, कुछ भी नहीं है, लहसुन हर घर में मौजूद होता है। अच्छा, हाँ। सही। एक जवा लहसुन का छील के उसको कुचल लें और रोटी में लपेट के खा लें। 10 माइग्रेन मिनट के दर्द में? माइग्रेन में भी, और आमतौर पे सर दर्द में भी। सर दर्द में लहसुन, जी हाँ। सही। हाँ। रोटी में लपेट के खाने का मकसद ये है कि मैदे में तेजाबियत ना करे। आप रोटी में लपेट के खा लें, हाँ। आप देखें 15 मिनट में आपके सर दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आराम काफ़ी आराम आ जाएगा। और याद रखिएगा, माइग्रेन पेन को इजी ना लिया करें। अगर आपका घंटे में, 1.5 घंटे में, या जिस तरह जो वक्त है उसका, उसमें आपके दर्द में आराम नहीं आ रहा, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही उसके कह कई और रीजंस भी हो सकते हैं। सही, बिल्कुल। और एक चीज़ और होती है कि मुंह से स्मेल महसूस होना। जी, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हाँ, हाँ। क्योंकि बाज़ लोगों को एलर्जीज होती है मुख्तलिफ किस्म की, हाँ। खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से भी सर दर्द होता है। अगर ऐसी नौबत हो तो जिस तरह भी हमारी बहन ने धनिया का बताया, पंसारी के पास मिलेगा आपको मगज़े धनिया। अच्छा। मगज़े धनिया 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लो, और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, खाने के बाद पानी के साथ में। पेट का निज़ाम भी बेहतर रहेगा, मुंह की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। मुंह की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, खून बनाने वाली कौन सी जो ग़िज़ाएँ हैं वो कौन सी होती हैं कि जिससे आपका हेमोग्लोबिन बनता है, मतलब आप अच्छा ब्लड बन जाता है आपका ना? क्योंकि रीज़न ये होती है कि खून की कमी का शिकार लोग भी माइग्रेन की तरफ बढ़ते हैं। आयरन की कमी और खून की कमी, हाँ। ठीक है, उसके लिए सबसे बेहतरीन है चुकंदर का इस्तेमाल होता है। चुकंदर आप का चुकंदर को कद्दूकश कर लें, हाँ। 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद में हाँ। आप 45 दिन इस्तेमाल करें, और आप देखें आपके कितने पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। सही, चुकंदर का इस्तेमाल करना ये चाहिए। मैंने अपनी फैमिली पे भी किया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और है किशमिश। किशमिश, हाँ, आपने 8 से 10 दाने किशमिश लेने हैं, हाँ। बेड साइड बेड पर आपको भिगो देने। सही धोने के बाद भिगोइएगा, सुबह उठते ही सही। ना ब्रश नहीं करना, विद इन 5 मिनट उठते ही बेड साइड पर हो, 5 मिनट के अंदर अंदर आपने वो किशमिश और वो पानी पी लेना। सुबह उठते ही हाँ, किशमिश और ये मिग्रेन, पूरे सर का दर्द जो है ना, वो हाँ। बीपी हाई या बीपी लो की वजह से भी होता है। लो की वजह से भी होता है, ये सही। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि अगर आपका बीपी हाई हो या लो, हाँ। दोनों में आपको सर दर्द हो सकता है। हाँ। मिग्रेन, अच्छा बच्चों में आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, हाँ। धूप में जाने से भी, हाँ, धूप में जाने से धूप भी, में क्योंकि जाने जब लो आयरन की वजह से भी हाँ, हो सकता आयरन है, डेफिशिएंसी की वजह से आयरन भी होता है, डेफिशिएंट हाँ, हो, या धूप में ज़्यादा। बहुत सारे मेरे पास, मैंने ऐसे पेशेंट्स, बच्चों का इलाज किया है जो
जो है ना स्कूल जाते थे और उनको सर दर्द होता था, सब बोलते थे स्कूल जाने से सर दर्द कैसे हो सकता है, तो सब फिर उनको स्ट्रेस की तरफ ले गए कि स्कूल का स्ट्रेस है। स्कूल का stress। नहीं, यूवी रेजिस की वजह से, यूवी रेजिस की वजह से, सही। यानी सूरज हाँ, की वजह सूरज से की भी हो वजह से, सकता है, हाँ। तो उसको भी फिर ट्रीट किया जाए कि बजाय फिर सारा इल्जाम बच्चों पे ना डालें। हाँ। कि ये देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, पेट में अगर गैसेज हो, जैसे हाँ। शाहनज़ीर ने बताया उसकी वजह से हो, सही। नज़ला जुकाम खांसी हो तो उसकी वजह से हो। एक तो कुछ लोगों को एंजाइटी होती है स्कूल जाने से, Anxiety, बच्चों में हाँ। होती है एंजाइटी, ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन आप ये देखें कुछ लोग धूप में जाते हैं उनके सर में दर्द हो जाता है, दर्द हो जाता है सर में। रोशनी से, तेज रोशनी से, आपने कहा एंकर तेज रोशनी में हर वक्त रहते हैं, या जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल, यस। तो बहुत सारे इसके रीजंस इसके होते हैं। reasons होते हैं। लेकिन इन सब का हल ये है, जितनी चीजें बताई जा रही है वो जितनी चीजें कीजिए, बताई हैं, इससे हाँ। आपका और फिर अगर मिग्रेन के ट्रिगर्स और भी होते हैं, कोई अल्लाह ना करे आपको कोई ब्रेन में कोई ट्यूमर ज्यादातर लोग वगैरह ये हो कंप्लेन कर सकता रहे होते हैं है। ना डॉक्टर बिल्किस के वोमिट वो बहुत नहीं आ शदीद रही होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब शदीद माइग्रेन होता है तो जाकर एक इंजेक्शन लगवाते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल ठीक हो गया 1 घंटे अच्छा, में migraine। एक जमाने में ये- नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं कि वो हम लोगों को इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि विक्टिम जो होता है ना उसको पता होता हाँ, है। एक हाँ। जमाने में मैं खुद भी वही इंजेक्शन के अलावा मुझे अच्छा। आराम नहीं आता था। अच्छा, क्योंकि अच्छा। उस पालना नहीं चाहिए इसको, हाँ। इसको इतराओ ना। हाँ, सही। मैं भी मतलब कि इग्नोर नोट डालने से हाँ। फिर आपको आखिर में फिर वो इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे अपने बहुत हाँ। सारी फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं भाई इंजेक्शन के बगैर तो नहीं माइग्रेन ठीक और होता, फिर हम वो तो ना इंजेक्शन लगवाते उनको ना आदत हो जाती है, फिर वो सही। कहते हैं कि नहीं, हाँ। जब ये हो रहा है जाओ इंजेक्शन लगाओ, सुकून आ जाए। हैं। सुकून आ जाएगा। लेकिन आपने इसका रीजन जरूर देखना है। और फूड एलर्जीज में से चीज, कॉफी, हाँ, कुछ Fast बीन्स food, होते हैं, हाँ। फास्ट फूड, जिसकी हाँ। वजह से मिग्रेन ट्रिगर होता है। अगर आपको मिग्रेन है तो आप ये चीजें छोड़ दें और आप खुद डायरी बनाओ कि आज मैंने क्या खाया था, कि मेरे दर्द शकीका कहते हैं ना इसे, हाँ, दर्द दर्द से। तो क्यों हुआ, सही। हाँ, तो आप लिखो, लिखना आप देखो कि इसमें से कौन से रीजंस हैं, रीजन तो आप खुद भी वो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये माइग्रेन किस हद तक खतरनाक हो सकता है? माइग्रेन का दर्द अभी मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, बीपी हाई हो सकता है, अल्लाह हाँ। अल्लाह ना करे, क्योंकि सिम्टम्स में ऐसा होता है कि ना आपका पूरा आधा ये जो है ना फूल सा जाता है। हाँ, अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर ना हो आपको, हाँ। अचानक शदीद सर दर्द जिसमें जिलजिले जैसे आने की शिद्दत हो, हाँ। तो उसमें तो आपने डॉक्टर के पास जरूर जाना। वरना तो हमने इतने सारे रीजंस इतने बताए इनकी सारे वजह reasons से होता है बताए, हाँ, मिग्रेन। कोई भी reason हो सकता अच्छा है, देखिए, मिग्रेन या सर दर्द, अगर हम आम सर दर्द की बात करें, आम सर दर्द खुद कुछ नहीं है। हाँ। वो आपकी अलामात है, खून की कमी की अलामात है, नज़ला जुकाम खांसी की अलामात है, किसी खाने की अलामात है, गैस्ट्रिक इश्यूज की देर अलामात तक आपने जो है वो बीपी binge हाई watching है, की लो हुई है, है, उसकी TV अलामात देख है, रहे हैं, बहुत हाँ। सारी चीज़ों की अलामात है। पूरा सर में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, उसकी वजह से भी सर दर्द हो, तो कुछ लोग सर दर्द का बाइस बनते हैं। सर दर्द, हाँ ये भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर दर्द का आम बाइस भी लोगों बहुत सारे लोग हैं। जाओ भाई, ये भी जरा बता दें। वैसे इसकी कोई मैं समझ रेमेडी है गया। कि कोई मैं बंदा समझ गया। कोई बंदा अगर आपके सर दर्द का बाइस बन रहा हो, भाई उसकी रेमेडी क्या है? उस बंदे के को कुछ खिला दें, आप रेमेडी करें, या आप खुद कुछ खा लें कि भाई ये बंदा या ये बंदी मेरे सर दर्द का बाइस ना बने। ये आज बाकी में ये अनोखी रेमेडी होगी जी। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अब मसला ये है कि एक एंजाइटी, डिप्रेशन, हाँ, टेंशन हाँ। करता हूँ, यहाँ खिंचाव महसूस होता है, घबराहट शुरू हो जाती है, चीज़ें भूलने की शिकायत हो जाती है, बार बार हाथ धोते हैं, कोई फाइल रखी है बार बार चेक करते हैं, और कोई बात जहन में आ जाए वो निकलती नहीं है, उसके 10 मायने निकालते हैं, फिर चिड़चिड़ापन होता है, अपने आप से बातें करना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो रही हो, ये भी एक सर दर्द बन जाता है। ओके, अपना भी बनता है, दूसरों का भी बन दूसरों जाता का है। भी बन जाता है, ठीक सही, है। हाँ। तो उसको ठीक करने के लिए आपने एक बीज मिलेंगे आपको कमल गट्टा के नाम से, कवल घट्टा, यहाँ इसे बबरी भी कहते हैं, हमारे गुजराती में बबरी कहते हैं। हाँ। ठीक है, ये 100 ग्राम ले लें और मगज़ फिंदक 100 ग्राम ले लें। इन दोनों को मिला लें, ये ड्राई फ्रूट वालों के पास भी मिल जाती है। मिला के पाउडर बना लें, इसके छिलके उतार के मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, चाहे सुबह में लें या रात में लें। आप देखें, इससे आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी, और दूसरा जो जहन में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, ये भी दूर होना शुरू हो जाए, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन सब दूर हो जाएगी। सब और ये 2-4 महीने यूज़ करके आप छोड़ दीजिए। सही। अच्छा, लाइफस्टाइल का लेकिन मैंने आपसे अगर कोई पूछा। डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है आपकी नफ्सियात की,
वो अपने डॉक्टर के मशवरे से छोड़िएगा, खुद से मत छोड़िएगा। सही। अच्छा, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि लाइफस्टाइल में जो डाइट्स हैं जी। वो कौन कौन सी डाइट्स होनी चाहिए कि वो डाइट के तौर पर आप ही की कोई रेमेडी लोगों के काम आ जाए, जिससे वो एनर्जेटिक भी रहें, जिससे उनका खून भी बन जाए, और दूसरा ये कि लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकन थकन सी फील हो रही होती है, तो वो भी फूड उनके या वो रेमेडी उनके काम आ जाए। देखिए, मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट मिले आप वो इस्तेमाल करें। आप हाँ। पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद अपनी पूरी करें आप, और साथ में बाहर की चीज़ों को कम खाएं। घर में जो बनती हैं वो आपके, एक तो घी भी अच्छा होता है या ऑयल होता है, वो भी अच्छा वाला होता है, मसाला जात भी साफ़ सुथरे होते हैं बजाय बाहर के। तो आप घर की चीज़ इस्तेमाल करें, कोशिश करें, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आलू, चावल, गोभी, पराठा इसका इस्तेमाल कम करें। टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी, भिंडी, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सही। छोटा गोश्त खाएं। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम्स नहीं चलिए होंगी। जी, फिर लेकिन ये खाना खा के हाँ। आधे घंटे के बाद पानी पिएं। खाना अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर सही के। भाई, खाने के आधे घंटे बाद जो है वो आप पानी पिए। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्कीस, बहुत शुक्रिया शाह भाई हमारे शो पे आए, और आज जितनी सारी रेमेडीज़ हैं ना, ये ज़रूर आपने इंप्लीमेंट करनी है, हमें बताना है आपका माइग्रेन का दर्द जो है वो दूर हुआ या नहीं हुआ। मैं भी ज़रूर ये रेमेडी करूँगी और फिर एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग City at 10।